जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों खैरियत से हैं? और मुझे ये बताइए कि आपको मैं नज़र आ रहा हूँ, आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन नज़र आ रही है। तीनों बातें अगर ओके हैं तो मुझे ओके कीजिए, देन वी विल स्टार्ट। फिर हमारी सस्टेनेबल क्लास होगी। जी इनाम साहब क्या कह रहे हैं? सब ओके है, गुड। नवार साहब ओके है, मुबशिर साहब ओके है, एक्सेलेंट। अच्छा जी, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। सो बिस्मिल्लाह करते, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। बस ठीक है जी। हाँ जी दोस्तों, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन की थी अबाउट कोर कंटेंट से स्टार्ट किया था। हम S1 पढ़ रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी पेपर का जो पहला स्टैंडर्ड है, जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। और उसमें हम कोर कंटेंट पे आ गए थे। कोर कंटेंट के 4 पिलर्स: गवर्नेंस, स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट, मैट्रिसेस एंड टारगेट्स। और उसमें हमने गवर्नेंस पिलर की बात की थी। तो गवर्नेंस पिलर में क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था गवर्नेंस पिलर में हम ये बताते हैं कि जी ओवरसाइट किसकी जिम्मेदारी है, राइट? क्या वो बोर्ड है, बोर्ड की कोई कमेटी है, या कोई इंडिविजुअल है? फिर उसके TOR में वो कैसे मैनिफेस्टेड है, कैसे प्रिस्क्राइब्ड है इन दी टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जिसे किसी दोस्त ने बड़े कहा था कि JD ऑफ दैट कमेटी में, राइट? और फिर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज के बारे में कि जी उस कैसे स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज उस ओवरसाइट कमेटी के पास हैं या वो हासिल कर रही है, जो भी कमेटी है या ओवरसाइट का जो भी प्लेटफॉर्म है गवर्नेंस का। तीसरा, कितना फ्रीक्वेंटली उनके पास इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। हाउ फ्रीक्वेंटली डू दे कंसिडर, डू दे रिसीव एंड कंसिडर एंड रिव्यू दैट इंफॉर्मेशन, ये आपने डिस्क्लोज करना है। और फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके कैसे स्ट्रेटेजिक ओवरऑल डिसीजन मेकिंग में यूज़ किया जाता है। खाली इंफॉर्मेशन फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन होके वो फाइल करके दफ्तर में नोट कर दी जाती है, या उसकी बेसिस पे उसको यूज़ भी किया जाता है फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन। जिसकी हमने एक एग्जांपल भी पढ़ी कि एक बोर्ड ने कैसे, प्रैक्टिकल एग्जांपल दी, ऑयल एंड गैस कंपनी के बोर्ड ने एक ऑफशोर ऑयल फील्ड की एक्सप्लोरेशन को उन्होंने कहा कि रिजेक्ट करके कहा कि यही पैसे हम 8-10 अरब डॉलर जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ करें, लेट अस इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल्स। और उसकी फिर रीजंस उन्होंने बताए, तो उसके एक्सट्रैक्ट्स मैंने आपको दिखाए थे। और फिर मैनेजमेंट का क्या रोल है और कौन मैनेजमेंट से बोर्ड की तरफ कोऑर्डिनेट करता है और इंटरनल प्रोसेसेस क्या हैं, ब्रीफली ये गवर्नेंस का एरिया उसको भी डिस्कस करता है। तो अब इसी से रिलेटेड हमने क्विक रिवीजन के बाद हम MCQs करते हैं। पहला MCQ क्या है हमारे पास? गवर्नेंस डिस्क्लोजर्स अंडर IFRS S1 मस्ट इंक्लूड क्या? एंटिटी CSR बजट, बोर्ड्स ओवरसाइट ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, स्टाफ बोनसेस रिलेटेड टू ESG देखने चाहिए गवर्नेंस में, एनुअल कम्युनिटी डोनेशंस। व्हाट, मुझे बताइए क्या होना चाहिए? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज, दोस्त कह रहे हैं, अब्बास साहब क्या कह रहे हैं? अब्बास साहब कह रहे हैं ओके। अच्छा, इनाम साहब क्या कह रहे हैं? B। ओके, बाकी दोस्त क्या कह रहे हैं? B। मुबशिर साहब भी कह रहे हैं B। यस, द आंसर इज B। क्यों? क्योंकि गवर्नेंस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही गवर्नेंस रिलेटेड डिस्क्लोजर्स का ये है कि जी आप बोर्ड की ओवरसाइट के बारे में बताएं, हमें यही बताना है उसके अंदर। व्हाट इज द ओवरसाइट ऑफ द बोर्ड? अच्छा, उसके बाद आइए, क्योंकि स्टाफ बोनसेस ये सब अगर देखने भी हैं ESG से तो वो ओवरसाइट कमेटी देखेगी, लेकिन उसमें अल्टीमेटली जब आप ये बताएंगे कि बोर्ड की ओवरसाइट क्या है और कैसे होती है, तो यही अल्टीमेटली उसमें बाकी बातें भी आनी होंगी तो खुद ही आ जाएंगी जो रेलिवेंट होंगी। IFRS S1 requires disclosure of governance processes because regulators use, investors must understand how sustainability risks are monitored, ESG एजेंसीज के लिए इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबिलिटी एक्सपीरियंस चूंकि एक्सपेरियली विद इन इज नॉट एट पार विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जनरली एक्सपर्टीज नहीं होती इदारों में, इसलिए IFRS कह रहा है कि आप बताएं ताकि लोगों को पता चले कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है। रेगुलेटर्स के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए बताइए? या रेटिंग एजेंसीज के लिए चाहिए? B।
क्यों? इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि इदारे में जो मेन अल्टीमेट बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज बोर्ड, जो सीईओ को भी अपॉइंट करता है, फायर और फायर करता है, अल्टीमेट ओनरशिप उसके पास होती है, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स उसके होते हैं, वही मैनेजमेंट अपॉइंट करता है और वही उनको एम्पावर करता है। वो यही देखना चाह रहे हैं कि वो गवर्नेंस लेवल पे ये चीज़ें कैसे मॉनिटर हो रही हैं। तो इन्वेस्टर्स, क्योंकि IFRS S1 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्वेस्टर्स को डिसीजन रेलेवेंट इंसाइट्स मिलें अबाउट सस्टेनेबिलिटी। नंबर 3, जो तीसरा MCQ है, विच बेस्ट रिफ्लेक्ट्स एन IFRS गवर्नेंस रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोजर ऑफ द बोर्ड्स अप्रूवल ऑफ अवार्ड्स, डिस्क्लोजर ऑफ इन सस्टेनेबिलिटी मैटर्स आर टेबल्ड, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरनल ऑडिट फाइंडिंग्स, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेनिंग्स। बताइए हमारी S1 की रिक्वायरमेंट में इन चारों में से क्या चीज़ है? जी, अगेन बी, यस। क्यों? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट में ESG अवार्ड्स प्रेजेंट हो चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटरनल ऑडिट फाइंडिंग्स आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोजर के हाउ फ्रीक्वेंटली उनके पास ये इंफॉर्मेशन आती है। बहुत अच्छा है, इंटरनल ऑडिट की फाइंडिंग्स तो आनी चाहिए बोर्ड के पास, जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो वैसे ही आएंगी, लेकिन S1 ये नहीं कह रहा। S1 ये कह रहा है कि आप ये बताएंगे हाउ फ्रीक्वेंटली द इंफॉर्मेशन फ्लोज टू दैट ओवरसाइट कमेटी। तो अगेन पार्ट B इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये क्विक रिवीजन हो गया हमारा अबाउट गवर्नेंस पिलर। एवरीबॉडी विथ मी? यस। अच्छा, अब आइए, वंस दिस इज क्लियर, अब हम आते हैं अपने जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है। 4 कंटेंट के पिलर्स में भी मैंने कहा जो रूह है, जो कि हार्ट है ऑफ इंफॉर्मेशन, वो है स्ट्रेटजी। उसी में मेन कंटेंट स्ट्रेटजी है। ये आ गया था गवर्नेंस का जो हमने बात की अभी, कि हु इज़ अकाउंटेबल, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, फ्रीक्वेंसी और इसका यूज़ एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। ये 4 इंपॉर्टेंट बातें करता है। अब आ जाए स्ट्रेटजी पे। यही वो हैंड आउट था जहाँ से हमने डिस्कशन कहा था कि यहाँ अब हम स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेटजी के पिलर में ही है सारी इंफॉर्मेशन, उसी का कोर कंटेंट का भी जो कोर है वो स्ट्रेटजी का पिलर है। इसमें हम और इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है और कहा हुआ है क्या, दिस इज द हार्ट ऑफ द कंटेंट, हार्ट ऑफ द कंटेंट, राइट। इसमें हमें डिस्क्लोज करना है एक एक सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी जो इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स अब ये डिस्क्लोज करते हुए वो सारे प्रिंसिपल्स को हम ख्याल करेंगे जो हमने बात की थी। रिमेंबर स्कोप एंड प्रिंसिपल्स ऑफ रेलेवेंस, ऑफ मटीरियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, फेथफुल प्रेजेंटेशन व्हेन यू आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन हियर। ये प्रिंसिपल्स यहाँ प्राइमरीली अप्लाई हो रहे हैं जब आप स्ट्रेटजी की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और स्ट्रेटजी में ही सारा बेस बात है। इसी में आप बता रहे हैं कि रिस्क एक एक मटेरियल ऑफ कोर्स होगा जो रेलेवेंट होगा, विच हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन एंटिटीज प्रॉस्पेक्ट। वो रिस्क और अपॉर्चुनिटी बताएंगे, उसका इम्पैक्ट जो कि इम्पैक्ट करे एंटिटीज प्रॉस्पेक्ट्स को, उसका इम्पैक्ट ऑन बिजनेस मॉडल एंड वैल्यू चेन बताएंगे, दोनों करंट भी और एंटिसिपेटेड भी। ये खास हाईलाइट किया, ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में, स्पेसिफिकली कहता है आज का इम्पैक्ट भी बताएं, फ्यूचर पॉसिबल इम्पैक्ट भी बताएं, क्योंकि रिस्क तो है ही फ्यूचर का कि आगे जाके ये होने वाला है। तो करंट आज की तारीख में हम क्या बर्दाश्त कर रहे हैं और असल फ्यूचर में क्या होने वाला है, जिसको हमने फिर अपनी स्ट्रेटजी, उसके इफेक्ट्स फिर हमारी स्ट्रेटजी पे क्या है, इसकी बेसिस पे क्या हमने कुछ स्ट्रेटजी बनाई है या नहीं बनाई। या तो बोल दें कुछ नहीं बनाई, हम सो रहे हैं, या फिर बताएं क्या स्ट्रेटजी बनाई है और उसका इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग पे क्या है। यानी उसमें हम आगे डिटेल में देखेंगे कि कैपिटल एलोकेशन रिसोर्सेज की एलोकेशन पे है, कोई प्लांट बंद कर रहे हैं, कोई बिजनेस यूनिट के इम्पैक्ट्स की वजह से, या कोई नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या रीशफलिंग कर रहे हैं, वो क्या एलिमेंट्स हैं, वो क्या स्ट्रेटजी के जो कि इसको इन इफ़ेक्ट्स के लिए आपने देखे हैं। फिर फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स भी बताएं, और बोथ अगेन करंट भी और एंटिसिपेटेड भी। और ये चारों बातें इफेक्टिवली जनरली एक साथ डिस्क्लोज की जाती हैं, और बाद एंटिटीज़ में तो रेजिलियंस भी साथ करती जाती है, लेकिन टिपिकली ये हर एक एक रिस्क की ये 4 बातें कि वो रिस्क क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है मॉडल पे,
और स्ट्रेटजी और डिसीजन मेकिंग पे उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं और फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स क्या हैं। ये जनरली जैसे मैंने कहा था ऑर्गेनाइजेशन 4-5 से लेके 10 तक 8-10 तक अपने ये रिस्क एंड मेजर अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस करते हैं और डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द बिजनेस अगर मल्टीपल सेगमेंट्स हैं तो उस पर इम्पैक्ट्स बताते हैं। मैंने नहीं देखा कि कोई इदारा जो है ना वो 25 सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ की बात करो। टिपिकली कम से कम मैंने देखा है 3 से 4 और जनरली 8-10 सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ की आप बात करते हैं और उसमें एक एक रिस्क और मेजर अपॉर्चुनिटी के बारे में ये बातें बताते हैं। ठीक है, और अगेन ये डिस्क्लोज करते हुए वो प्रिंसिपल्स यहाँ अब अप्लाई होंगे जब इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होगी। तो एक एक करके पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज इम्पैक्टिंग एंटिटीज प्रोसेस में आप बताएं वो कहता है। ये तो मैंने ओवरव्यू दिया, अब एक एक इन चारों एलिमेंट का एक एक एलिमेंट हम पढ़ लेते हैं कि इम्पैक्ट ऑन बिजनेस मॉडल में क्या चाहिए, स्ट्रेटजी एंड डिसीजन मेकिंग के इम्पैक्ट्स में क्या बताना है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स में क्या बताना है। ये पढ़ के फिर हम इसकी 2-3 एग्जाम्पल्स देखते हैं। each relevant ऑफ कोर्स रेलिवेंट ही होगी, मटीरियल ही होगी, वो फेथफुल तरीके से प्रेजेंट होगा इनकी इंफॉर्मेशन। ईच रेलिवेंट सस्टेनेबिलिटी रिस्क या अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए है उसके बारे में उसको डिस्क्राइब करते हैं वो क्या है। वो वाटर स्कार्सिटी का रिस्क है तो रिस्क क्या है बताइए कि इस रिस्क की वजह से मेरी प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो सकती है, मेरी सप्लाई चेन इम्पैक्ट हो सकती है। ठीक है, वो हीट स्ट्रेस एक रिस्क की, हीट की वजह से क्लाइमेट में क्या होगा कि जी मेरे आउटडोर वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर में हैं उनकी प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट होगी और उनकी न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बल्कि प्रोडक्शन भी इम्पैक्ट हो सकती है। कुछ अर्से हो सकता है हमें ऑफ दे दिया आपने, जैसे एक्सट्रीम सर्दी होती है तो स्कूल और इंस्टीट्यूट्स बंद कर दिए जाते हैं और इदारे बंद कर दिए जाते हैं। एक्सट्रीम गर्मी होती है या वेदर इश्यूज होते हैं तो प्रोडक्शन का प्रोडक्टिविटी का लॉस होगा। रेगुलेटरी रिस्क है अगर कोई तो वो बताएं वो क्या रेगुलेटरी रिस्क है, डिस्क्राइब करें। एग्जांपल्स हैं ये, रिस्क दैट कंज्यूमर्स में शिफ्ट टू अ लो कार्बन, व्हाई डू यू फील सो। और अपॉर्चुनिटी भी अगर कोई है तो बताएं कि जी साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी है एज अ बैंक मेरे पास ग्रीन फाइनेंसिंग की, तो एक डिस्क्राइब करें। फिर उसके टाइम होराइजन्स बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ रिस्क नहीं बताएं, वो मैंडेट कर रहा है कि ये रिस्क आपने जो असेस किए हैं शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म इनका बताएं कि जी ये ओवर किस पीरियड आपको इम्पैक्ट करेंगे। कोई डेफिनेशन थ्रेशोल्ड नहीं देता ये शॉर्ट मीडियम लॉन्ग की, ये कहता है ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती है इसमें कहता है, लेकिन ये बताएं ये रिस्क आपको शॉर्ट टर्म में कैसे इम्पैक्ट करेगा, मीडियम और लॉन्ग टर्म में कैसे इम्पैक्ट करेगा। या कोई अपॉर्चुनिटी है तो अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म में है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो बड़ी क्लियर रूल बेस्ड है ना कि अप टू 12 मंथ्स करंट एसेट, उससे ऊपर है नॉन करंट है। ठीक है ना, तो लीज की भी करंट लायबिलिटीज नीचे ले आते हैं और नॉन करंट ऊपर रहते हैं। यहाँ कोई ये नहीं है कि अप टू 12 मंथ्स इज शॉर्ट टर्म, नो, इट कुड बी 2 years शॉर्ट टर्म, 3 years भी शॉर्ट टर्म हो सकता है। मीडियम कुछ भी किसी का 2 to 5 year हो सकता है, किसी का 3 to 10 years मीडियम हो सकता है। जो बड़ी इंडस्ट्रीज ऑयल एंड गैस इंजीनियरिंग होती हैं उनके लिए शायद लॉन्ग टर्म स्टार्ट ही 10 साल से अगले 20 साल तक हो और मीडियम टर्म 10 साल तक चले। और कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए 2 से 5 साल मीडियम हो और 5 साल से ऑनवर्ड्स लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी एंटिटी और आपकी, और टिपिकली उसके लिए वो कहता है कि जो इंडस्ट्री में टिपिकल जो होराइजन्स यूज़ होते हैं ना, आप जनरली वही यूज़ करेंगे नेचुरली। हर इंडस्ट्री का नॉर्म होता है, यूटिलिटी इज़ देयर टू एग्जिस्ट, यूटिलिटी के लिए लॉन्ग टर्म होगा शायद 8-10 साल के बाद। एक छोटी सी IT कंपनी है उसके लिए लॉन्ग टर्म शायद डिफरेंट होगा। तो जो इंडस्ट्री के नॉर्म्स हैं उन्हीं रेंजेस को देख के आप करें, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं उसे डिफाइन कर दें कि आपका शॉर्ट टर्म ये है, यहाँ से यहाँ ईयर तक है, मीडियम टर्म ये है, लॉन्ग टर्म आपके लिए ये है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है अलॉन्ग विथ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी डिस्क्राइब करके कि वो कौन से होराइजन में आपको इम्पैक्ट करेगी ये बताएं। फिर उन होराइजन्स में उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, करंट इम्पैक्ट भी बताएं और एंटिसिपेटेड भी, 2 चीज़ों पे, बिजनेस मॉडल पे भी बताएं, वैल्यू चेन पे भी बताएं। बिजनेस मॉडल को मैं आसान ज़बान में कहूँ, मेरे अपने बिजनेस ऑपरेशन, वो मेरा बिजनेस मॉडल है कि मैं जो है ना एक रॉ मटेरियल लेता हूँ, उसे प्रोसेस करता हूँ, आगे फिनिश गुड्स बना के भेज देता हूँ, ये मेरा मॉडल है। ठीक है, या मैं एक सर्विसेज लेता हूँ और फिर उसकी बेसिस पे गुड्स एंड सर्विसेज रॉ मटेरियल्स की, फिर उसको मैं फाइन ट्यून करके आगे सेल करता हूँ या ऑगमेंट करता हूँ विद अदर, जो भी मेरा मॉडल है व्हाटएवर। सीमेंट है तो मैं रॉ मटेरियल लूँगा, सीमेंट बनाऊँगा, बेचूँगा। ठीक है, यूटिलिटी है तो मैं गैस लूँगा, कोल लूँगा, उनको अपने पावर प्लांट्स में डालूँगा और उनकी बेसिस पे फिर मैं बिजली आगे सेल करूँगा, ट्रांसमिट करूँगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट करूँगा।
तो ये आपके बिजनेस ऑपरेशन हो गए आसान जबान में। और फिर वैल्यू चेन, सप्लायर और अप स्ट्रीम सप्लायर, डाउन स्ट्रीम कस्टमर्स, इनके इम्पैक्ट बताएं बिजनेस मॉडल के यानी अपने बिजनेस ऑपरेशंस पे इस रिस्क के क्या इम्पैक्ट हैं, बोथ करंट आज की तारीख में और एंटिसिपेटेड, और वैल्यू चेन में क्या इम्पैक्ट्स हैं। वेयर इन द चेन रिस्क एग्जिस्ट, risk and opportunities not only arise from and impact entity's own business model, material impacts often lie outside direct operation suppliers। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम देखेंगे HR रिस्क, अब आपका अपना भी रिस्क है HR का, लेकिन साथ में सप्लायर अपनी HR प्रैक्टिसेस कैसे कर रहा है वो भी आपके ऊपर रिस्क है। पानी की स्कार्सिटी आपको भी इम्पैक्ट करेगी प्रोडक्शन को, आपके सप्लायर को भी तो इम्पैक्ट करेगी ना, सप्लायर को इम्पैक्ट करेगी तो वो कॉस्ट और बढ़ा देगा। एक तो मटेरियल शायद डिले हो जाए, फिर उसकी कॉस्ट इम्पैक्ट भी आएगा, है ना। अगर आपकी प्रोडक्ट की वजह से आपके कस्टमर्स इमिशंस बढ़ रही हैं और कस्टमर इम्पैक्ट हो रहा है, तो अल्टीमेटली जैसे गाड़ियां अगर आप इंटरनल कंबस्शन की बनाते हैं तो कस्टमर हो सकता है उसकी प्रेफरेंसेस आपके ऑपरेशंस को इम्पैक्ट कर जाएं, उसकी वजह से आपको ये नॉर्मल गाड़ियां छोड़ के और ईवीज बनानी पड़ जाएं। या आप LCDs बनाते हैं, कस्टमर कहता है कि भाई मेरी बिजली की कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि मैं ये नॉर्मल लाइट्स बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं LEDs पे जाऊंगा, एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन पे जाऊंगा। तो कस्टमर का प्रेफरेंस आपकी प्रोडक्ट को और आपको जो है ना इम्पैक्ट कर देगा और आपकी सेल्स को इम्पैक्ट करेगा, नेचुरली आपके बिजनेस मॉडल को ख़राब कर देगा। तो डाउन स्ट्रीम कस्टमर्स और अप स्ट्रीम सप्लायर्स की चीज़ें भी आपको इम्पैक्ट करती हैं, उनके इश्यूज और उनकी प्रेफरेंसेस भी, उनकी प्रैक्टिसेस, उनके इश्यूज, उनके प्रेफरेंसेस, उनके मसाइल भी और उनकी प्रेफरेंसेस भी आपको इम्पैक्ट करेंगी, तो इसको भी आपने बताना है। This also involves disclosing where in the business model and risk these are concentrated। अगर कहीं किसी एरिया में कंसंट्रेशन है तो वो भी बताएंगे। जोग्राफिकली लेट से आप कहें कि जी वाटर स्कार्सिटी सिंध में मुझे इम्पैक्ट कर रही है, या कस्टमर की प्रेफरेंसेस मुझे यूरोप में आज ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं क्योंकि वहाँ जल्दी कन्वर्जन हो रही है, वहाँ क्लाइमेट कार्बन टैक्सेस ज़्यादा आ गए हैं अफ्रीका में, और अपने मिनासा रीजन में मुझे कम कर रही हैं क्योंकि वहाँ अभी इतनी रेगुलेशंस नहीं है। तो आप जोग्राफिकल एरिया वाइज या कोई फैसिलिटी आपकी इम्पैक्ट हो रही है, कोई कंसंट्रेशन ऑफ द रिस्क है, तो वो भी आप बताएंगे। पैराग्राफ 32 स्पेसिफिकली कहता है। तो आप रिस्क बताएंगे, टाइम होराइजन्स बताएंगे, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, इम्पैक्ट ऑन बिजनेस मॉडल एंड वैल्यू चेन, करंट एंड एंटिसिपेटेड इम्पैक्ट्स, नॉट ओनली करंट बट फ्यूचर इम्पैक्ट्स भी, हाउ दे आर गोइंग टू शेप द फ्यूचर बिजनेस मॉडल एंड वैल्यू चेन। फिर इसका इम्पैक्ट, ये सारी बातें लिंक्ड है। जब मैं आपको डिस्क्लोजर दिखाऊंगा तो ये चारों सारी बातें एक साथ ही, एक एंटिटी जब एक रिस्क को बताती है तो बड़ी लॉजिकली उन सारी बातों को साथ कनेक्ट करके बताती है, और साथ सारी बातें एक साथ कनेक्टेड ही हैं। ये इफेक्ट ऑन स्ट्रेटजी एंड डिसीजन मेकिंग क्या है, हाउ सस्टेनेबिलिटी देन, ये सारा रिस्क और ये कंसिडरेशंस फिर आपकी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ को कैसे कर रही हैं। कि अब मैं अपनी सप्लायर सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करूँगा, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर एग्जिस्टिंग लाइन पे नहीं न्यू लाइन पे करूँगा, रिन्यूएबल्स में जाऊँगा, EV में जाऊँगा, वाटर एफिशिएंट फैसिलिटीज़ बनाऊँगा। और हो सकता है मैं कुछ मार्केट से एग्जिट कर जाऊं जहां मुझे रिस्क ज़्यादा लगे कि भाई इस मार्केट में तो बहुत ज़्यादा जल्दी रेगुलेशन है, अनवायबल हो गई हैं ये गाड़ियां बेचना, ये इंटरनल कंबशन वाली इंजन नॉर्मल पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी यहाँ नहीं बेचते, लेट्स ये मीना रीजन में, एशिया रीजन में, अफ्रीका रीजन में बेचते हैं, यूरोप में भी नहीं बेचते। You could think about new entries and exit based on that। Product and service design में कोई changes आपकी हो सकता है ये चीज़ें ले आए। Examples, shifting capex from fossil fuel to renewables, existing markets, high regulatory, जहाँ पे आपको लाइसेंस का रिस्क हो, सोशल लाइसेंसिंग, इन्वेस्टिंग इन वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, ये कुछ एग्जाम्पल है, मैंने आपको कुछ और बता दी। फिर इसके साथ साथ अगर कोई एक साल से दूसरे साल अब आप चल रहे हैं, आपने कहा जी मैं 40% जो है ना अब अपना सप्लायर्स जो मेरा रिस्क पे है उसको मैं डाइवर्सिफाई करके उस रिस्क को मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिस्क को कम कर दूंगा, मैं सप्लायर्स की इतनी डाइवर्सिफिकेशन करूंगा, मैं अपना कैपेक्स इतना इस पीरियड में करूंगा। तो अब आपने प्रोग्रेस भी बतानी है कि पिछले साल हमने ये कहा था और इतना एक्चुअली अचीव कर लिया है, 3 साल का ये प्लान था और यहाँ तक हम जा रहे हैं, इंटरिम प्रोग्रेस भी और अल्टीमेट प्रोग्रेस भी। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा जी हम अपनी इमिशंस 2030 तक इतनी कंट्रोल करेंगे, और जो इंटरनेशनल एक जनरल बना हुआ है कि 2050 तक जो है ना इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का एक पूरा एक रोड मैप है टेक्निकल के जी 2050 तक नेट ज़ीरो पे कैसे पहुँचे, यानी
आपका इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट ज़ीरो हो कार्बन का, ठीक है ना, मतलब जितनी आप कार्बन इमिशंस करें उतना ही आपका कार्बन का जो है ना, मतलब आप उसको अगर एक तो इमिशंस कम करें पर जितनी इमिशंस रह जाएं पर उसको ऑफसेट करें थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म्स, जैसे फॉरेस्ट्रेशन होती है और बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं जिसको हम बाद में पढ़ेंगे S2 में। तो अगर आपने कोई टारगेट बनाया कि 2030 तक मैं ऐसे होऊंगा, 2040 तक ऐसे जाऊंगा, 2050 तक मैं नेट जीरो होऊंगा, तो भाई आप फिर प्रोग्रेस भी तो बताए ना, ये तो आपने टारगेट बताया। तो नेचुरली जब आप टारगेट्स बताएंगे तो अगले सालों में उनके अगेंस्ट प्रोग्रेस भी बताएंगे। फिर ट्रेड ऑफ्स अगर आपने कोई किए हैं तो वो भी बताएंगे कि जी मैंने प्लांट तो है कार्बन इंटेंसिव, लेकिन मैं अभी बंद इसलिए नहीं कर रहा कि बहुत ज़्यादा उस इलाके पे बेचारा एम्प्लॉयमेंट का इम्पैक्ट आ जाएगा, तो एक ट्रेड ऑफ कर रहा हूँ, मुझे पता है I am impacting the environment, but on the other hand that plant is also helping 2000-3000 families in that area, और उनके बच्चे और उनको मल्टीप्लाई करें आप तो पूरी कम्युनिटी को वहाँ पे बड़ी फैसिलिटी है। तो मैं ग्रेजुअली जब तक मैं दूसरी इन्वेस्टमेंट करूँ और उनको अप स्किल रीस्किल करूँ और अपना न्यू प्लांट लाऊँ तब तक मैं ऐसे कंटिन्यू करूँगा। हो सकता है आप ये बात कर लें, ठीक है। तो ये अगर कोई ट्रेड ऑफ किया है स्ट्रैटेजी में तो वो भी बताएं। तो 3 बातें स्ट्रैटेजी पे, ये रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ और ये बिजनेस मॉडल के जो इम्पैक्ट्स हुए उसकी बेसिस पे स्ट्रैटेजी कैसे कोई चेंज हुई, उसमें प्राइमरीली ये बात कि प्रायोरिटीज़ कोई चेंज हुई, कैपिटल एलोकेशन कोई चेंज हुआ, मार्केट एंट्री एग्जिट्स, प्रोडक्ट सर्विस डिज़ाइन में कोई एग्जांपल्स हैं, प्राइमरीली यही बातें की जाती हैं। कोई पहले प्रोग्रेस बताई थी, टारगेट्स बताए थे, उसके अगेंस्ट प्रोग्रेस बता दें, कोई ट्रेड ऑफ किया है तो बता दें। ये रेयर होता है, जनरली ऑर्गेनाइजेशंस ये इन्फॉर्मेशन इस तरह की नहीं दे रही होती कोई इतना डिटेल में, लेकिन ये बातें ज़रूर बताई जाती हैं दोनों, ठीक है। ये दोनों बातें तो समझे ज़रूर बताई स्ट्रैटेजी में जाती हैं। अगर कोई प्रोग्रेस है तो प्रोग्रेस बताई जाती है पिछले साल की, और ये इम्पैक्ट बताया जाता है, ये व्हेन कहीं हो तो बताया जाता है। फिर फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स भी साथ ही बताए जाते हैं। फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या भाई, इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू, 3 तरह की इम्पैक्ट होंगे ना, कैश फ्लो पे इम्पैक्ट होगा, पीएनएल पे होगा, बैलेंस शीट पे होगा, ये सारी बातें बताएंगे। ये भी करंट और फ्यूचर्स इम्पैक्ट्स बताएंगे आप कि जी रिस्क आपने बताया कि जी मेरा रिस्क है, बिजनेस मॉडल का इम्पैक्ट बताया, इसकी वजह से प्रोडक्शन ख़राब होती है, तो प्रोडक्शन ख़राब होने के बाद क्या होता है, मेरा जी इतना लॉस होता है, ये भी साथ बताया, ठीक है। और ये रिस्क है जिसकी वजह से आगे मेरी सेल्स कम होंगी तो कॉन्सिक्वेंटली मेरे उस प्लांट पे इम्पेयरमेंट आ सकती है, ये भी साथ ही बता दिया। तो ये कोई अलग से नहीं है, ये उसी के साथ जब आप रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी बताएंगे और बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन का इम्पैक्ट बताएंगे तो कॉन्सिक्वेंशियल है उसका, वो कहता है कि आप यही कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन भी है का प्रिंसिपल भी है कि उसका करस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल इम्पैक्ट अगर है तो वो भी बता दें, वहीं करंट भी एंटिसिपेटेड भी। तो जब आप रिस्क एंड तो इसको अलग अलग ना समझें, अलग अलग डिफाइन किया गया है, लेकिन ये एक साथ बयान किया जाएगा जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी। जब मैं रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी बताऊंगा कि ये मेरी रिस्क अपॉर्चुनिटी है, ये मेरे टाइम होराइजन्स पे, ये मेरे बिजनेस मॉडल वैल्यू चेन पे इम्पैक्ट है, इसके कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ये है, इसके अगेंस्ट मैं ये स्ट्रेटजी कर रहा हूँ, ये कैपिटल एलोकेशन चेंज करूंगा और उसकी वजह से ये बेहतरी आ जाएगी। तो यूं होता है ये इफेक्टिवली। इन्वेस्टमेंट प्लान आप बताएंगे नेचुरली, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट प्लान वही हो गया जो स्ट्रैटेजी में आप बताएंगे ना कि जी मेरी कैपिटल प्रायोरिटी क्या है, तो आप कहेंगे कि मैं रीअलोकेट, स्ट्रैटेजी में आप ये कहेंगे मैं रीअलोकेट करूंगा रिसोर्सेज टू न्यू, तो कितने रिसोर्सेज, क्या इन्वेस्टमेंट प्लान है, वो वही स्ट्रैटेजी में बताएंगे, विच मीन्स कि मैं इतने $8 अरब या $5 अरब यहाँ नहीं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा। तो ये लिंक्ड इस तरीके से होगा, इसीलिए मैंने ऊपर क्या लिखा था, ये चारों बातें एक स्ट्रैटेजी किसी एक रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी की एक साथ बयान की जाती हैं, उसका इम्पैक्ट और उसी इम्पैक्ट निकाल में करते हुए ये इम्पैक्ट भी साथ ही बता रहे होते हैं। अब ये दोनों एक तरीके से साथ ही चल रहे होते हैं। जब आप वैल्यू चेन का इम्पैक्ट बताते हैं तो साथ ही आप फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी बताते हैं, और फिर जब आप स्ट्रेटजी बताते हैं और कैपिटल एलोकेशन है तो वही स्ट्रेटजी में ही उसका कैपेक्स का इम्पैक्ट भी वहीं बताते हैं। कोई अलग से हेडिंग लगा के फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं करते, उसी के साथ आप बयान करते हैं। आप हेडिंग लगा के करना चाहें तो भी ठीक है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं देता ये S1, लेकिन जो है आप ऐसे बताना चाहें तो आप ऐसे बता दें कि मतलब जनरली ऑर्गेनाइजेशन साथ बताती हैं। और ये हम देखेंगे। और आखिर में एक और बात भी एक मॉडल ये कहता है स्टैंडर्ड, अगर क्वांटिफिकेशन मुमकिन नहीं है तो उसकी एग्जेम्पशन है, लेकिन फिर आप बताएं कि क्यों आप नहीं दे रहे ये, तो फिर आप ये बताएं कि आप क्यों वाई एग्जेम्पशन ले रहे हैं। एस्टिमेशन इशू है कि एस्टिमेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है,
वो इफ़ेक्ट्स आइडेंटिफाई करना आपको लग रहा है कि आप सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, बहुत अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, रिजल्टिंग इन्फॉर्मेशन वुड नॉट बी यूजफुल। इतनी बड़ी रेंज होगी कि आप कहेंगे जी द इम्पैक्ट कुड बी $5 million to $250 million, तो अगला भाई का भाई ये क्या है, मतलब क्या 5 मिलियन है 250, इस किस्म की एस्टिमेशन नहीं करनी, इतनी अनसर्टेनिटी है। तो आप बता दें कि जिसका इम्पैक्ट बहुत मटीरियल हो सकता है लेकिन एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हम, या तो ये बोल दें, लेकिन बताएं। या कैपेसिटी इशू है कि भाई हमारी टीम जो है ना वो नाअहल है, या हमारे अंदर अभी इतनी सलाहियत नहीं है, सस्टेनेबिलिटी के लोग नहीं हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटी बना रहे हैं, अगले 2 सालों में देना शुरू करेंगे, 1 साल बाद देंगे। तो बता दें ये कैपेसिटी इशू है या एस्टिमेशन में अनसर्टेनिटी है, लेकिन उसको डिस्क्लोज करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे वाई, ये एक्सप्लेनेशन वाली बात करेंगे। जब एक्सप्लेन करेंगे तो शर्म भी आएगी ना, फिर इम्प्रूव भी करेंगे। खाली ये बोल देंगे कि हमने एग्जाम्पशन अप्लाई कर दी तो इम्प्रूव भी नहीं करेंगे। और अगर पॉसिबल है तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के साथ कहीं ये कह सकते हैं कि अच्छा इसकी वजह से ये रेवेन्यू का ये वाला आइटम इम्पैक्ट होगा, या ये वाली कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट में या HR कॉस्ट इम्पैक्ट होगी और बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी नहीं बता सकते, लेकिन एटलीस्ट ये बता दें कि ये बढ़ेगी, इतना आप जनरली फिर बताते हैं। तो प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन रेफरेंसिंग टोटल्स और सब टोटल्स ऑफ फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स दैट मे बी इम्पैक्टेड। अगर कोई कंबाइंड इफेक्ट 3-4 रिस्क का साथ बता सकते हैं तो वो बता दें एटलीस्ट। लेकिन जब कोई आदमी ये इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाता एक की, तो फिर कंबाइंड की भी नहीं निकाल पाता। टिपिकली फिर वो जनरली कुछ ऑर्गेनाइजेशन से मैंने अभी तो नहीं लेकिन पहले देखा है एक आध जगह कि उन्होंने लिख दिया कि जी वी हैव नॉट बीन एबल टू क्वांटिफाई द इन्फॉर्मेशन, बिकॉज दोनों ही चीज़ें उन्होंने लिख दी कि जी द अनसर्टेनिटीज आर सिग्निफिकेंट, द इम्पैक्ट्स कुड नॉट बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड, एंड द इंस्टीट्यूट द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो has limited capacity to do so. The organization is augmenting and enhancing its capacity to provide detailed information through better models and calculations in the coming years. ये लिखते हैं फिर आप इस तरह की जुमले लिखते हैं। तो आगे पढ़ने वाला पढ़ लेगा जी आपने नहीं दिया क्योंकि कैपेसिटी इशू है और आप अगले सालों में देंगे ताकि फिर सवाल जवाब हो आपको तो फिर आप आगे इम्प्रूव भी करें। तो ये स्टैंडर्ड ना इस प्राइमरीली इम्प्रूवमेंट वाया डिस्क्लोजर है। ये कहीं ये नहीं कहता कि रिस्क है सस्टेनेबिलिटी तो ज़रूर उसकी जो है ना आप बताएं कि जी उसको 100% कैसे एड्रेस करेंगे। वो तो कहता है रिस्क बताएं, आपने क्या किया ये बताएं। फिर इन्वेस्टर्स खुद ही आपसे सवाल पूछना शुरू हो जाएंगे और उनके सवाल के जवाब के लिए आप खुद ही तैयार होना शुरू हो जाएंगे और आपकी खुद ही इम्प्रूवमेंट आएगी। यू विल बिकम सस्टेनेबल by virtue of that disclosure of information, because once you will provide decision relevant information, then improvement will automatically be demanded by those investors और उसकी वजह से आपको improvement करनी पड़ेगी। यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई। फिर एक आखिरी चीज़ स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस है, वो मैं बाद में करूँगा, लेकिन इज दिस क्लियर अप टिल नाउ? सब मुझे लिखें ओके तो फिर मैं आगे बढ़ूँगा, वरना नहीं बढ़ूँगा मैं आगे। Sir, how is it possible to disclose such much of information और may entity as to अच्छा हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, मैनेजमेंट कमेटी या सस्टेनेबिलिटी की एक अलग रिपोर्ट एक अलग सेक्शन बना के उसमें डिस्क्लोज किया जाता है। आज की तारीख में भी जैसे एंग्रो PSO ऑफ द वर्ल्ड, लकी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हबीब बैंक आज भी अपनी के इलेक्ट्रिक अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन्वेस्टर्स उनसे डिमांड करते थे। कोई इंटीग्रेटेड रिपोर्ट फ्रेमवर्क भी करता था, मीज़ान बैंक करता था, कोई GRI स्टैंडर्ड की इलेक्ट्रिक करती थी, लेकिन कुछ ना कुछ सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन ये कई सालों से दे रहे हैं। इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली न्यू थिंग फॉर देम। हाँ, अब इस स्टैंडर्ड के तहत उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके और इश्यूज़ ये सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट फॉर एंटिटीज प्रॉस्पेक्ट्स पे फोकस किया गया है थ्रू दिस। इज दैट क्लियर? और मैं आपको दिखाऊंगा कुछ एक्सट्रैक्ट्स अभी एंग्रो के दिखा दूंगा, कुछ PSO के दिखा दूंगा, आप जाके सर्च करेंगे, आप जाके ख़ुद भी आपको मिल जाएंगी। बड़ी तफसीली रिपोर्ट होती हैं वो, लेकिन उनमें हिस्टोरिकली ना बहुत, आप यूँ कहें कि इस तरह की रिपोर्ट्स में वर्ल्ड ओवर बहुत ज़्यादा एस्पायरेशनल और मार्केटिंग मटेरियल ज़्यादा होता था। एंटिटीज़ के प्रॉस्पेक्ट से रिलेटेड बातें होती थी, कम होती थी। इस स्टैंडर्ड ने बड़ा रिस्ट्रिक्ट किया है कि वो बातें बताएं that are only for entities। हमने इतने स्कूलों को सपोर्ट्स में CSR भी डाल देते थे, हम उसमें हमने सारी अपनी अच्छी अच्छी बातें कर लेते थे। इसीलिए तो दुनिया में फिर ये आया कि ये तो ग्रीन वॉशिंग और ग्रीन हैशिंग की तरफ हम जा रहे हैं, तो लेट्स रिस्ट्रिक्ट दिस, इसके स्टैंडर्ड बनाए जाएं, फिर इसकी अश्योरेंस भी हो
यानी इसकी इस इंफॉर्मेशन जो डिस्क्लोज हो रही है इसका कोई ऑडिट भी करके उस पर रिपोर्ट दे। जी क्लियर, ओके। और बताएं जी दोस्त, बाकी सारे दोस्त क्या है, उनको समझ में आ गई ये बात? अब्बास साहब, दानियाल साहब, शानजे, जैन, आप सबको समझ में आ गई? जी, अब आइए, जब आपने ये पढ़ ली ना, अब ज़रा इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, अब आपको समझ में आएगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्या देना है हमने जहन में रखें। हमने बताना है क्या रिस्क और अपॉर्चुनिटी है, उसके क्या इम्पैक्ट हैं बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन पे, करंट भी और एंटिसिपेटेड भी, ठीक है। स्ट्रेटजी पे क्या इम्पैक्ट है और फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स क्या है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये चारों इन्फॉर्मेशन जो भी आपको लग रहा है कि पता नहीं ये कैसे होगा, इतनी बहुत ज़्यादा है, ये कैसे आसानी से ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट कर रही हैं। ऑफ कोर्स नॉट आसानी से, लेकिन एक आध बार अगर आप करना शुरू हो जाएं देन इट बिकम्स अ नॉर्म। पहली चीज़ तो मुश्किल लगती है। आ गए जी एग्जाम्पल, स्ट्रेटजी पिलर। स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस एक और कंपोनेंट है, वो उस पर मैं बाद में आता हूँ। अब देखें, क्लाइमेट ट्रांजिशन रिस्क की एक एग्जाम्पल है, एक एंटिटी की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट से मैंने ये ली है, ठीक है जी। क्योंकि मुझे ये कंफर्म नहीं था कि ये एंटिटी ने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किए नहीं, तो मैंने उसका नाम हटा दिया। द कंपनी हैज आइडेंटिफाइड क्लाइमेट ट्रांजिशन रिस्क, जहां जहां एंटिटीज ने, ऐसे एंग्रो ने, पीएसओ ने पब्लिश की हुई है, उनके नाम के साथ उसके एक्सट्रैक्ट्स में आपको दिखाऊंगा। The company has identified climate transition risk arising from carbon pricing and emissions regulation as a material sustainability risk। एक रिस्क की बात है, ऐसे उस एंटिटी ने 4-5 रिस्क अपने बताए थे, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि स्ट्रेटजी में उसने क्या बताया। ये पढ़ते हैं हम सुकून से। राइजिंग फ्रॉम कार्बन प्राइसिंग एंड एमिशंस रेगुलेशन से एक रिस्क है, मटेरियल अफेक्टिंग इट्स स्ट्रेटजी, इट्स बिजनेस मॉडल एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इन द शॉर्ट टर्म। देखें अब उसने डिफाइन कर दिया टाइम होराइजन, हाँ, अप टू 12 मंथ्स बता दिया ब्रैकेट में। कार्बन लेवीज आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एनर्जी एंड, वो कहता है कार्बन रेगुलेशन आएगी, इमिजेंस रेगुलेशन जो नेगेटिवली दुनिया में आई हैं वो ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी इमिजेंस पे टैक्स होता है। जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री है ना, एक एयरपोर्ट पे आपको इतनी इमिजेंस अलाउड है, आपके जहाज में इससे ज़्यादा इमिजेंस की आपको कार्बन टैक्स लग जाएगा, यानी एक टैक्स है जो आप भरेंगे, है ना। तो आप ऑटोमेटिकली क्या कोशिश करते हैं, फिर आप कोशिश करते हैं कि मैं ऐसे जहाज़ और ऐसी एफिशिएंसी पे हूँ कि मेरी इमिजेंस कम से कम हो, ठीक है ना भाई। तो फिर वो कहते हैं अदरवाइज आप ये पे करें या इतने कार्बन क्रेडिट बाय करके जो है ना आप वो हमें दें, या फिर इतना उसका टैक्स भरें। फिर वो उसकी ट्रेडिंग भी होती है, कार्बन क्रेडिट्स हैं उनकी ट्रेडिंग होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि जैसे मैंग्रोव सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ इस बेल्ट पे लगाए, तो पता नहीं मेरा ख्याल है कोई $X मिलियन का सिंध गवर्नमेंट को उसका क्रेडिट मिला है कि जी आपने फॉरेस्ट्रेशन की ना, उससे ऐसे इन्वायरमेंट, वो फॉरेस्ट वो क्या करते हैं, दरख्त कार्बन सक करते हैं, तो डीकार्बनाइज करते हैं इन्वायरमेंट को। तो जो एंटिटीज़ ऐसे काम कर रही हैं उनको फिर कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं अच्छी कामों पे, यानी उनको इंसेंटिव मिलता है। और फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो बेड़ा गर्क कर रही हैं एनवायरनमेंट का, फिर उनसे कार्बन क्रेडिट बाय करती हैं और कहती हैं देखें जी हमने ये, हम नेट ऑफ हो गए। तो ये भी एक दुनिया में एक ट्रेडिंग चल रही है। अच्छा आ जाए हम, बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है ये, और मैं तो कहता हूँ कि जो अभी क्वालिफाई करके गए ना उनको भी ये पढ़ाना चाहिए कि फ्यूचर में दुनिया में अब जिस इदारे में ये जाएंगे वहाँ इस तरह की बातें सुनेंगे तो हमें पता हो। आप तो लकी हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन से पहले पेपर आ गया और आप इसको पढ़ रहे हैं। ये फ्यूचर है, अगले 15 साल 20 साल तक ये बातें होंगी अभी फाइनेंस वर्ल्ड में और वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन में, जब तक कि फिर ये नॉर्मलाइज हो जाए, इन सब चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए। एंड एनीबडी हु हैज़ दिस इंफॉर्मेशन वुड ऑफ कोर्स बी वो एक क्या कहते हैं प्रीशियस ह्यूमन रिसोर्स है। The company has identified climate transaction risk, हमने बात कर ली, arising from carbon pricing and emissions regulation as a material risk affecting this. In the short term क्या है, carbon levies are expected to increase energy and compliance cost by 1.1 billion। इतना impact आपको short term 12 महीने में नजर आ रहा है, जो कि represent कर रहा है 1.8 of your operating expenses, यानी because of this your operating expenses will increase by 1.8%. In the medium term, जिसको उसने define किया 2 to 5 years, escalating prices are expected to increase annual cost by 1.4 to 2.1 एनुअली।
इतनी बढ़ सकती हैं पर एनम। इन द लॉन्ग टर्म बियॉन्ड 5 years सस्टेन्ड एक्सपोजर टू कार्बन इंटेंसिव में रिड्यूस डिमांड फॉर सर्टेन प्रोडक्ट लाइन बाय अप्रॉक्सीमेटली इतने %। द फाइनेंशियल इफेक्ट आर मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर आवर। तो उसने शॉर्ट टर्म भी बता दिया और ऑफ कोर्स बियॉन्ड 5 years लॉन्ग टर्म हो गया। होराइजन पे इम्पैक्ट भी बता दिया कि इतनी आपकी लॉन्ग टर्म में तो डिमांड भी आपकी कम हो जाएगी। और ये इफेक्ट कंसंट्रेशन याद है, टन वो कहता है, फिर कंसंट्रेशन भी बताएं, तो इसने कंसंट्रेशन को यहाँ किया है। द फाइनेंशियल इफेक्ट्स आर मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर आवर सीमेंट प्रोडक्शन प्लांट्स जो कि लोकेटेड हैं पंजाब में, विच अकाउंट फॉर 35% ऑफ आवर EBITDA। यानी 35% जो आपकी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है, ये प्लांट उस पर सबसे ज़्यादा रिस्क है और कंट्रीब्यूट 60% ऑफ आवर इमिशंस ये कर रहे हैं। तो ज़्यादा रिस्क हमारा इस सीमेंट वाली प्रोडक्शन पे है जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव प्रोडक्शन होती है। द रिस्क अफेक्ट्स दिस रिस्क अफेक्ट्स द कंपनीज बिजनेस मॉडल बाय इंक्रीजिंग। ये बिजनेस मॉडल को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, ये सारी बातें वैसे भी आप कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, मार्जिन कम कर रहा है। द रिस्क ऑल्सो एक्सटेंड्स अक्रॉस द वैल्यू चेन के इसकी वजह से एनर्जी सप्लायर्स लॉजिस्टिक आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज प्राइसेस। इसकी वजह से ये हो सकता है ये प्राइसेस भी बढ़ा दें। और एक और रिस्क इसने आपको मॉडल का वैल्यू चेन का बताया कि मेरे कस्टमर्स भी मेरी प्रोडक्ट लेना बंद कर दें। वो यहाँ नहीं लिखा लेकिन ऊपर बता दिया इफेक्टिवली। तो इसके अब स्ट्रेटेजिक डिसीजंस और इम्पैक्ट्स पे क्या है। अभी आप इसमें कोई ये और बताना चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि इसकी वजह से इम्पेयरमेंट भी आ सकती है उन एसेट्स में, इस प्लांट में। ये लिखना चाहें तो ये लिख दें। तो जितना और लिखना चाहें ये और तड़का आप लगा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट बेयर मिनिमम उन्होंने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट बता दिया, मीडियम टर्म इम्पैक्ट बता दिया, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बता दिया और बताया कि इसकी वजह से मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्जिन इम्पैक्ट होंगे और मेरी वैल्यू चेन में मेरे सप्लायर्स भी हो सकता है मेरी कॉस्ट मज़ीद बढ़ा दें। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इन रिस्पॉन्स अब कंपनी क्या कर रही है, अब ये आ गया रिस्क क्या है, उसके इम्पैक्ट्स क्या हो गए बिजनेस मॉडल वैल्यू चेन पे। ये दो बातें इसी ऊपर में कवर हो गई। तीसरा आया स्ट्रेटेजिक मेरे डिसीजंस और फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स भी साथ साथ आ रहे हैं, अलग से हेडिंग नहीं है। ऊपर फाइनेंशियल इफेक्ट्स आ गए, यहाँ भी फाइनेंशियल इफेक्ट्स आएंगे, अभी आप देखेंगे। Strategic decision in response, the company's strategy includes transitioning to lower emission production. Of course, एक natural outcome क्या है, जब emissions बढ़ा कर रही हैं तो मैं lower emissions की तरफ चला जाऊं। And prioritizing capital allocation towards renewable sources and energy efficient technologies. The company plans to invest, अब इसने यहाँ ये बता दिया investment plan, financial impact आ गया, ये capex अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज स्ट्रेटजी है कि मैं अलोकेट करूंगा रिसोर्सेज टुवर्ड्स दिस, और उसकी फाइनेंशियल साइड यहाँ आ गई। जैसे यहाँ ऊपर फाइनेंशियल साइड्स आनी थी, फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑन P&L, यू नो, ये फाइनेंशियल इफेक्ट्स वहाँ भी आ रहे हैं, ये भी फाइनेंशियल इफेक्ट है, ये फाइनेंशियल इफेक्ट यहाँ भी आ गया। फाइनेंशियल इफेक्ट इसी के साथ इंटीग्रेटेड है। और आप 18 बिलियन करेंगे ओवर द नेक्स्ट 5 years इन प्रोसेस अपग्रेड्स एंड इमिशन रिडक्शन इनिशिएटिव्स पे आपने रखा है। दीज इन्वेस्टमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इमिशंस। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, बाय 28% आपकी इमिशंस कम हो जाएंगी। लोअर लॉन्ग टर्म एनर्जी कॉस्ट होंगी बाय अप्रॉक्सीमेटली पर एनम, ये फ़ायदा होगा। इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये फ़ायदा होगा। ईयर 5 ऑनवर्ड्स इतना एक्सपेक्टेड है। अब इसने इतनी डिटेल में नहीं दिया कि ये कब कंप्लीट होंगे, इतना डिटेल देना चाहें दे दें, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट दूसरे साल कितनी होगी, तो तीसरे साल, तो चौथे साल, तो हर साल का इम्पैक्ट क्या होगा। बस उसने जनरल बता दिया कि 5 साल बाद इसका बेनिफिट ये है। आप तो इतनी कॉस्ट बढ़ाना देखना रहते ना, तो एक तो वो इमिशंस भी कम हो जाएंगी और साथ में एनर्जी कॉस्ट सेव भी होगी। ये दोनों होगा जब आप इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। एंड प्रोटेक्ट प्राइसिंग कॉम्पिटिटिवनेस इन की कस्टमर सेगमेंट्स, उसकी वजह से आप बेहतर प्राइसिंग बता दे सकेंगे। मीडियम टर्म में डेप्रीसिएशन एंड फाइनेंसिंग कॉस्ट आएंगी इसकी वजह से, जो कि 900 मिलियन का उसका इम्पैक्ट आएगा, पार्शली ऑफसेट करेंगी वो इस कॉस्ट सेविंग को। सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इम्पैक्ट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू फाइनेंशियल प्लानिंग। ये सारी बातें वो कह रहा है। अब उसके फाइनेंशियल साइड की हम फाइनेंशियल प्लानिंग में ये सारी इनकॉर्पोरेट करते हैं। ऐसे सो नहीं रहे हम इन सारे इफेक्ट्स को फाइनेंशियल प्लानिंग में भी लेते हैं, रिवाइज कॉस्ट फोरकास्ट में, कैपिटल बजट्स में, लॉन्ग टर्म अजम्पशंस में, ये सारी बातें डिस्कस होती हैं। मैनेजमेंट एस्टिमेट्स दैट फेलियर टू इम्प्लीमेंट दी स्ट्रेटजी क्या होगा, अगर मैं नहीं कर सका तो मेरे क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज 14 से 16 अरब ओवर द नेक्स्ट डिकेड ख़त्म हो जाएंगे। ये मेरा रिस्क है अगर मैं अपनी इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सका। ये भी उसने बता दिया। इज़ इट अ गुड एग्जाम्पल? सारी बातें आ गई, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। यहाँ तक रुक जाता हूँ मैं। दोस्त, आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिला कि ये बातें कैसे डिस्क्लोज होती हैं। अब देखें, ये एक डिसेंट डिस्क्लोजर है। और डिटेल में जाना चाहें तो
स्काई इज़ द लिमिट, बट इसने अपनी सारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी की। इसने रिस्क बताया, इसने ये बताया है कि ओवर तीनों टाइम होराइजन इम्पैक्ट्स क्या हैं, उसके फाइनेंशियल ब्रीफ इम्पैक्ट्स दे दिए, और इतना ही बताएं जितना आप बाद में जस्टिफाई भी कर सकें। फिर उसने उसका इम्पैक्ट स्ट्रेटजी बताया, बड़ा लॉजिकल, कि इमिशंस की वजह से बेड़ा गर्क होगा तो इमिशंस कम करनी है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है रिन्यूएबल्स में, उसके इम्पैक्ट्स पॉजिटिव हम ये देख रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे ये इम्पैक्ट आएगा, और नहीं कर सके तो ये इतना बेड़ा गर्क हो जाएगा। और इतनी बातें तो जब आप प्रोजेक्ट्स बोर्ड में ले जाते हैं और बोर्ड प्रेजेंटेशंस करते हैं, बोर्ड फाइनेंस कमेटी और बोर्ड के साथ, तो उतनी बातें तो उनको भी बताते हैं। अब ये है कि आप ये रिपोर्ट में लिख भी रहे हैं, शेयर होल्डर्स को भी बता रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया, देखें एक, अब आपको स्ट्रेटजी की इंफॉर्मेशन अब क्लियर हो गई। अब इसमें ये देखें आप, प्रिंसिपल्स भी अब आप नोट करें, इसने बैलेंस्ड है, न्यूट्रल एंड कंप्लीट है, कितनी हद तक, इतनी हद तक है कि इसने नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताए हैं स्ट्रेटजी का। सिर्फ ये नहीं बताया कि स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करूंगा और दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी और मैं पाकिस्तान का नंबर 1 लीडर बन जाऊंगा एनर्जी एफिशिएंसी का। नो, ये एंटिटी कह रही है कि ये इसके इम्पैक्ट हैं, उसके ऑफसेटिंग इम्पैक्ट ये भी है, मार्कअप कॉस्ट भी आएगी, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन भी एक्स्ट्रा आएगी, तो पीएनएल में सारे इम्पैक्ट नज़र नहीं आएंगे आपको, कुछ ऑफसेट भी होगा। और अगर मैं स्ट्रेटजी नहीं इंप्लीमेंट कर सका फॉर सर्टेन रीज़न, तो ये दूसरी साइड भी है। तो एक बैलेंस्ड है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन दी है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी है, कैश फ्लोस पीएनएल को इम्पैक्ट करने वाली इन्फॉर्मेशन दी है, और बैलेंस पर्सपेक्टिव। सो ये वाली प्रिंसिपल्स भी यहाँ अप्लाई हो गए। एग्जाम में ना जनरली यहाँ आपसे फिगर्स कैलकुलेशन नहीं कराई जाएगी, आई डोंट एक्सपेक्ट, हाँ कहीं कहीं प्रोबेबिलिटी और उसके लिए कि इम्पैक्ट्स के लिए होगी, लेकिन इस तरह की कैलकुलेशंस नहीं दी जाएंगी आपसे, इस पर डिस्कशन। ये प्राइमरीली थ्योरी बेस्ड पेपर है, ये डिस्क्लोजर्स भी थ्योरेटिकल डिस्क्लोजर्स हैं। फिगर्स वाली साइड आपसे बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशंस आपसे नहीं कराई जाएंगी। हाँ ये ज़रूर है कि अगर कोई बिल्कुल इलॉजिकल फिगर्स हैं उस पर आएगा, आपको एनालिटिक्स वाली आ सकती है कि क्या ये आपको लॉजिकल लग रहा है, ये आ सकता है, ठीक है। लेकिन प्राइमरीली इसमें आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आएंगे, कंप्यूटेशनल पार्ट बहुत कम होगा। आई एक्सपेक्ट इट टू बी वेरी वेरी लो। अच्छा जी, अब आइए दूसरी एग्जांपल्स पे आते हैं। ड्राफ्टिंग बिल्कुल करेंगे भाई, अभी तो आपको कंटेंट समझा रहे हैं, फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएंगे, फिर आपको बताएंगे इसकी एप्रोप्रिएट ड्राफ्टिंग कैसे है। और ड्राफ्टिंग करते हुए कोई फिक्स्ड फॉर्मेट और वो नहीं, हम कुछ फॉर्मेट जहन में रखेंगे। ये एग्जांपल्स इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ मैं, जो एग्ज़ाम रेलिवेंट भी हैं, ठीक है। लेकिन ये याद हो कि स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है। अब जैसे इस एग्जाम्पल में ना आपने देखा इसने कोई हेडिंग नहीं दी, शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। अब एक और एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ देखें आप, ये एक एफएमसीजी की एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एफएमसीजी की एग्जाम्पल में उन्होंने शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म की हेडिंग दे दी है, तो इतनी मैन्यूवरेबिलिटी और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है, लेकिन कंटेंट पूरा जो मिनिमम उसने बताया है वो ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, अब आइए इस एग्जाम्पल को रीड करते हैं और क्लैरिटी आएगी। द ग्रुप हैज आइडेंटिफाइड फिजिकल क्लाइमेट रिस्क है, वाटर स्कार्सिटी का, ठीक है। द ग्रुप हैज आइडेंटिफाइड फिजिकल क्लाइमेट रिस्क, पानी का ना होना एक रिस्क है, टू वाटर स्कार्सिटी एज अ मटीरियल सस्टेनेबिलिटी रिस्क अफेक्टिंग इट्स बिजनेस मॉडल एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। आप लिख सकते हैं इफेक्टिव बिजनेस मॉडल एंड कैश फ्लोस एंड एंटिटीज प्रॉस्पेक्ट्स। ऑफ कोर्स जब भी आप डिस्क्लोज कर रहे हैं क्योंकि मटेरियल है और रेलिवेंट है। द रिस्क इज कंसंट्रेटेड इन 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। देखें कंसंट्रेशन आ गई, एक बात उसने कंसंट्रेशन बाद में बताई थी, इसने पहले ही बता दी है। द रिस्क इज कंसंट्रेटेड इन 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड देयर एसोसिएटेड एग्रीकल्चर सोर्सिंग रीजन्स। ये एग्री बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी, ठीक है, जो कि आपका सोयाबीन भी हो सकता है, जिसमें आपके मसाले भी हो सकते हैं, जिसमें आपके टोमेटो केचप भी हो सकता है एंड सो ऑन। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेते हैं, उसको प्रोसेस करके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में मार्केट में बेचते हैं, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि मेरी 2 फैसिलिटीज़ में ये रिस्क कंसंट्रेटेड है और उसके जो सोर्सिंग रीजन है वो साउदर्न पंजाब है एंड अपर सिंध है, विच टुगेदर अकाउंट फॉर 35% ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड 42% ऑफ माई सोर्सिंग। शॉर्ट टर्म अप टू 2 years
पीरियोडिक वाटर शॉर्टेज इज इन शॉर्ट टर्म में क्या रिस्क है? अब देखें, इसने शॉर्ट टर्म को डिफाइन किया 2 years, उसने डिफाइन किया था 12 महीने, ये आपके ऊपर है। उसने कहा पीरियोडिक वाटर शॉर्टेज in the exposed regions are expected to increase production downtime and contingency costs by approximately 700 million annually. This volatility necessitates higher inventory buffers, increasing working capital requirements. उसकी वजह से क्या होगा, जब आपका ये रिस्क है कि मेरा प्रोडक्शन डाउन टाइम ना हो जाए, तो आप ज़्यादा मटेरियल सोर्स के, भाई बाद में आता ना सप्लाई ख़राब हो जाए तो आप ज़्यादा मटेरियल परचेज कर लेंगे, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, नेचुरली ज़्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, और रिस्क ऑफ डिलेड फुलफिलमेंट है टू कस्टमर्स। मीडियम टर्म में क्या रिस्क है? इंक्रीजिंग वाटर स्ट्रेस इज एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट अप टू 20% ऑफ द कैपेसिटी एट द इंस्टॉल्ड दो फैसिलिटीज़ जो ऊपर मेजर जहाँ प्राइमरीली वो हैं, रिजल्टिंग इन इंक्रीमेंटल सोर्सिंग होगी, यानी हायर कॉस्ट पे सोर्स करेंगे, लॉजिस्टिक की हायर कॉस्ट होती है, ऑपरेशनल कॉस्ट, ये सब बढ़ के कितनी हो जाएंगी? 1.2 बिलियन की हो सकता है आपको एडिशनल रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो अगर इंटरवेंशंस ना की गई मीडियम टर्म में। लॉन्ग टर्म में विदाउट इंटरवेंशन अगर कुछ ना करें, सस्टेन्ड वाटर कुड रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इंसेंटिव इनपुट्स बाय 15%। अब पहले तो ये था कि मिल रहा था और मीडियम टर्म में और ज़्यादा कॉस्ट भरनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से मार्जिन भी इफेक्ट्स होंगे, यहाँ ये लिख सकते हैं, विच कुड इम्पैक्ट दी मार्जिन्स बाय ऑफ कोर्स दिस अमाउंट, ठीक है ना। और फिर इस यहाँ लॉन्ग टर्म में तो हो सकता है कि आप प्रोडक्शन ही 15% आपकी हिट हो जाए, जिसका ओवरऑल रेवेन्यू यानी 5 to 6 बिलियन ऑफ रेवेन्यू एट रिस्क है। अब ग्रुप का स्ट्रेटेजिक प्लान इज डिजाइन टू मिटिगेट दिस, यस ऑफ कोर्स। अब ये रिस्क है तो उसके लिए कुछ तो कुछ सोच रहे होंगे ना आप, वो आगे बताएगा। फिर उसने ये बताया द रिस्क अफेक्ट्स द ग्रुप्स बिजनेस मॉडल बाय इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन वाटर इंटेंसिव एंड एक्सपोजिंग द ग्रुप टू प्रोडक्शन वॉलेटिलिटी एंड कॉस्ट इंस्टेबिलिटी। दोनों है, प्रोडक्शन की वॉलेटिलिटी का भी रिस्क है, कॉस्ट इंक्रीज भी लिख सकते हैं और इंस्टेबिलिटी भी लिख सकते हैं। द रिस्क ऑल्सो एक्सटेंड्स अक्रॉस अपस्ट्रीम वैल्यू चेन, ऊपर भी आएगा। एग्रीकल्चरल सप्लायर्स, जहाँ से जिन बेचारों को शॉर्टेज है और उनको शॉर्टेज होगी तो वो क्या करेंगे? डिक्लाइनिंग यील्ड्स होंगी और वो हायर इनपुट प्राइसेस की फॉर्म में आपको मिलेंगी, जिसकी वजह से ही आपका ये आप एस्टिमेट कर रहे हैं कि आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स अब आपका क्या है? स्ट्रेटजी कहें या स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स कहें। द ग्रुप्स स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स इंक्लूड्स व्हाट? डाइवर्सिफाइंग सोर्सिंग अवे फ्रॉम हाई स्ट्रेस रीजन्स एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन सदर्न पंजाब एंड अपर सिंध पे सोर्सेज पे आप रिडक्शन 42% से कम करके 20% पे ले आए 5 साल में। ये आपका स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है और इसमें सोर्सिंग की डाइवर्सिफिकेशन है, इसमें कोई ऐसी कैपेक्स इन्वॉल्व नहीं है। नए सप्लायर्स आपको बिल्ड करने पड़ेंगे, अपनी सप्लाई चेन की टीम को आप कहेंगे डाइवर्सिफाई, ऐड मोर सप्लायर्स स्पेशली फ्रॉम दोज रीजन्स जहाँ वाटर स्कार्सिटी नहीं है। तो इसने क्या, इन्वेस्टिंग 8 बिलियन इन वाटर एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग। हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को भी तो इम्प्रूव करें ना, पानी कम से कम यूज़ करें, उसमें भी कम यूज़ हो। वो भी हमने कहा है कि ये 65% 2 साइट्स पे है ये। एंटरिंग इनटू लॉन्ग टर्म सोर्सिंग अरेंजमेंट्स विद सप्लायर्स, ये हमारी तीसरी वो चीज़ है। अब ये 2-3 बातें आपने यहाँ नोट की और दीज एक्सपेक्ट अपना एक्शंस क्या इम्पैक्ट करेंगे, फाइनेंशियल इफेक्ट्स देखें साथ साथ आ रहे हैं। सिक्योर अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द क्रिटिकल वॉल्यूम्स हमारे सिक्योर हो जाएंगे, जो पहले 42% रिस्क था तो 80 to 90% आप सिक्योर कर लेंगे ये सारे एक्शंस करके। वाटर रिलेटेड प्रोडक्शन डाउन टाइम आपका 45% रिड्यूस हो जाएगा। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी 15% तक मैं प्रोडक्शन ना करूं और डाउन टाइम थे, वो आधा आप कंट्रोल कर लेंगे। रैशनलाइज सोर्सिंग कॉस्ट हो जाएगी, इसकी वजह से सोर्सिंग कॉस्ट भी लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स करेंगे तो शायद कम हो जाए, ये भी एक फ़ायदा है 5 year ऑनवर्ड्स। दिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम विल इंक्रीज, जो इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं? आपने कहा 8 अरब की, तो ये देखें फाइनेंशियल इफेक्ट यहाँ भी आ गया। कैपेक्स का जो था ना फाइनेंशियल इफेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट प्लान, वो आपने बता दिया। इसकी वजह से आपका बेनिफिट ये आएगा कि जी आपकी ये वाली सारी चीज़ें, सोर्सिंग, लॉजिस्टिक कॉस्ट, ऑफ कोर्स आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी इंप्रूव होंगी। द इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम विल इंक्रीज डेप्रिसिएशन and financing cost by this, which is reflected in our medium term forecast में। Water scarcity impacts are incorporated into planning through revised capital expenditure plans, region specific sourcing assumptions, long term revenue margin। Progress against these will be monitored through metrics and targets, जो कि फिर बाद में metrics and targets में उन्होंने दिया भी है अपनी इसमें, and reviewed quarterly by the boards। ये फिर लिंक हो गया with the governance।
कि इसको रिव्यू कौन करेगा, बोर्ड की सस्टेनेबिलिटी करेगी कमेटी। यहाँ तक बात क्लियर है जी? इज दिस क्लियर? देखिए अगेन, रिस्क, उसके इम्पैक्ट्स, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म, जहाँ फाइनेंशियल चीज़ें डाल सकते हैं डालते जाएं इफेक्ट्स, फिर उसका स्ट्रैटेजिक रेस्पॉन्स, क्या सोर्सिंग की, क्या हमने प्रायोरिटाइजेशन कर रहे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उसका फिर इम्पैक्ट क्या आएगा हमारे ऊपर। ठीक है, ये बातें और फाइनेंशियल इफेक्ट्स हर जगह जहाँ जहाँ रेलिवेंट है डफटेल हो गए। इज दिस क्लियर? यहाँ तक सबको सब क्लियर है तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, वरना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मुझे पता चले आप जाग रहे हैं, सो तो नहीं रहे सब। क्लियर? ओके अब्बास साहब। हाँ, यहाँ नहीं, बिजनेस मॉडल तो कवर किया ही किया ना। बिजनेस मॉडल तो अपने बिजनेस ऑपरेशंस की तो सारी बात कर दी। वैल्यू चेन का इम्पैक्ट उसने स्लाइटली यूं बताया, ये बताया ना उसने कि यहाँ बताया डिलेड फुलफिलमेंट टू कस्टमर्स होगी, ये वैल्यू चेन इम्पैक्ट यहाँ बताया इसने। ठीक है, और हाँ टू दैट एक्सटेंट बिल्कुल हेडिंग देके या अलग पैराग्राफ बना के नहीं बताया, लेकिन इसने यहाँ बताया। कहाँ गया ये सप्लायर्स भी आपके जो है ना, एक जगह उसने बात की थी कि प्रोडक्शन पीरियोडिक ये होगा, ये है ना। द रिस्क अफेक्ट्स बिजनेस मॉडल बाय इंक्रीजिंग दिस आल्सो एक्सटेंड्स अक्रॉस द अपस्ट्रीम वैल्यू चेन एज एग्रीकल्चर सप्लायर्स रिफ्लेक्स दिस। तो इसने वैल्यू चेन इम्पैक्ट यहाँ बताया, और कस्टमर का इम्पैक्ट उसने वहाँ बताया कि कस्टमर्स जो हैं कि डिलेड हो सकता है फुलफिलमेंट हो। ठीक है ना, तो अलग से हेडिंग दे के नहीं, लेकिन बताया। अब ये देखें, अगर आप सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट को ले आगे बढ़ाएंगे ना तो कहेगा अच्छा ये भी बताएं, फिर ये भी बताएं, ये भी बताएं, तो तशनगी तो हर जगह है और बताया जा सकता है। मैं अभी इस डिस्क्लोजर में 15 और नाइस टू हैव चीज़ें ऐड कर सकता हूँ कि भाई ये भी तो बताओ, ये भी तो बताओ, ये भी तो बताओ। लेकिन अगर हम रिक्वायरमेंट्स देखें ना तो उसने एक तरीके से रिक्वायरमेंट्स की फुलफिलमेंट की है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि उसने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं की, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इसने फुलफिल की हैं। और अभी टू स्टार्ट विद, चूँकि नया एरिया है, ऑडिटर्स भी और इन्वेस्टर्स भी एटलीस्ट अप्रिशिएट करते हैं, यार चलो मिनिमम आप रिक्वायरमेंट्स पूरी करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इन्हांस करो। ठीक है ना, तो ये वैल्यू चेन इम्पैक्ट भी आ गया। अब आते हैं तीसरी एग्जांपल में मैं आता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक और एग्जांपल है, ये फिर एचआर रिस्क से रिलेटेड है। एग्जांपल 3, ये थोड़ा टेस्ट चेंज करते हैं। वैल्यू चेन सोशल रिस्क। यहाँ रिस्क की वैल्यू चेन का है भाई, जो वैल्यू चेन से स्टार्ट हो रहा है और मेरे मॉडल का भी बेड़ा गर्क कर रहा है। ठीक है, वैल्यू चेन सोशल रिस्क, लेबर प्रैक्टिसेस का रिस्क है। एक एक्सपोर्ट बिजनेस ने बताया है, ये एक समझे टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं टू एक एंटिटी टू फॉरेन रीजन्स, इस और इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। अब आइए इसने क्या रिस्क बताया। मटीरियल अनसस्टेनेबिलिटी रिस्क फॉर द एंटिटी अराइजेस फ्रॉम लेबर स्टैंडर्ड्स कंप्लायंस विद इन इट्स अपस्ट्रीम सप्लाई चेन। ठीक है, इसने क्या, ये रिस्क कहाँ से आ रहा है, अराइज कर रहा है फ्रॉम लेबर कंप्लायंस के इशूज विद इन अपस्ट्रीम सप्लाई चेन। द रिस्क इज प्राइमरीली, अगेन कंसंट्रेशन आ गया, इन लेबर इंटेंसिव टीयर 1 एंड टीयर 2 सप्लायर्स फॉर आवर 3 एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। इनकी 3 फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ अब या तो ये टॉल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ होंगी या इसमें एटलीस्ट आउटसोर्स लेबर होगा। जब भी वो टीयर 1 यानी एक बहुत अच्छा टॉप टीयर और टीयर 2 यानी उससे थोड़े से कम साइज़ के सप्लायर्स होंगे, उन पे टीयर 1 और टीयर 2 दोनों सप्लायर्स की लेबर प्रैक्टिसेस का इशू है एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ पे। एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ में क्या रिस्क क्या आगे आपको मिलेगा, विच टुगेदर रिप्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 45% ऑफ मेरा स्पेंड एंड 55% ऑफ माई रेवेन्यू इस पे डिपेंड करता है। तो ये मटीरियल है। ओवर द शॉर्ट टर्म डेफिशिएंसीज इन सप्लायर लेबर प्रैक्टिसेस में ट्रिगर रेगुलेटरी पेनल्टीज, रेमेडिएशन ऑब्लिगेशंस एंड शिपमेंट डिलेस। उसकी वजह से रेगुलेटरी पेनल्टी आ सकती है। लेबर डिपार्टमेंट आपको कह सकता है कि जी आपने ये चीज़ें नहीं की, उसकी ऑब्लिगेशंस शिप की वजह से शिपमेंट डिलेज भी हो सकते हैं। मैनेजमेंट एस्टिमेट्स पोटेंशियल फाइनेंशियल एक्सपोजर ऑफ इतने मिलियन विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। इन द मीडियम टर्म
इंक्रीजिंग कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, अब यहाँ उनको डिफाइन करना चाहिए, ये एक बड़ी एक्सप्लिसिट शॉर्टकमिंग है कि शॉर्ट टर्म मीन्स व्हाट, पता नहीं देखते हैं आगे किया है नहीं किया, और मीडियम टर्म मीन्स व्हाट, और लॉन्ग टर्म मीन्स व्हाट, या उन्होंने कहीं पहले डिफाइन कर दिया होगा किसी और रिस्क के अंदर, तो इसलिए शायद नहीं किया, तो दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू रिस्क दैट दे हैव डन। लेकिन आप अगर मैं देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि भाई शॉर्ट टर्म डिफाइन तो करो कि वो 2 ईयर्स है, वो 1 ईयर है, वो 1 to 3 ईयर्स है। मीडियम टर्म इस एंटिटी ने गालिबन ये इसको डिफ़ाइन किया होगा, जब ऊपर कोई और रिस्क डिफ़ाइन कर रहे थे तो उसमें शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एक बार बता दिया तो उसको रिपीट नहीं किया शायद। तो इन द शॉर्ट टर्म डेफिशिएंसीज एंड सप्लायर में ट्रिगर रेगुलेटरी पेनल्टीज, ये तो अपफ्रंट इतना इम्पैक्ट है। देखें फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ गया, एक्सपोजर ये है, ऑफ कोर्स ये कैश आउटफ्लो का भी है और पीएनएल इम्पैक्ट आप दिस नेट ऑफ टैक्स कह सकते हैं। इन द, या यूँ बताया जा सकता है कि इतनी मेरी एचआर कॉस्ट पड़ जाएगी। इन द मीडियम टर्म इंक्रीजिंग कस्टमर ड्यू डिलिजेंस एंड सोशल कंप्लाइंस, इसकी वजह से कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट के कस्टमर्स होते हैं ये अपने जहाँ से सोर्स करते हैं वो कहते हैं जी मुझे अपनी, उनकी अपनी फिर रिक्वायरमेंट्स कहती हैं, उनके सप्लायर चेक्स ये कहते हैं मुझे दिखाओ तुम्हारी फैक्ट्री में तुम कितने एचआर स्टैंडर्ड्स और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो, कल तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग गई तो एक तो बेड़ा गर्क हो जाएगा मेरे बिजनेस का और दूसरा ब्रांड का और ह्यूमन लॉस होगा। तो बताओ तुम जो बना रहे हो, बहुत सारे यूरोपियन ब्रांड्स जो हैं वो बांग्लादेश से, वियतनाम से, पाकिस्तान से, चाइना से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जब वो इंपोर्ट करते हैं वो देखते हैं जो जिस सप्लायर से मैं कर रहा हूँ वो सप्लायर की प्रैक्टिसेस क्या हैं, तो वो कस्टमर जो आपका कस्टमर है वो ड्यू डिलिजेंस करेगा, उसकी सोशल कंप्लाइंस ऑडिट, थ्रेटन रिन्यूअल ऑफ, और अगर वो कंप्लाइंस क्लियर नहीं हुए तो मीडियम टर्म में ऐसा हो सकता है कि 2 साल 3 साल बाद उनके एक ऑडिट्स होते हैं, वो ऑडिट क्लियर ना हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही रिन्यू ना करें, ये बहुत बड़ा रिस्क है। टू रिटेन दिस द एंटिटी एंटिसिपेट्स इंक्रीमेंटल कंप्लाइंस ऑडिट्स, उसको करने के लिए वो पहले से कह रहे हैं हम अपने ऑडिट्स करेंगे, सप्लायर मॉनिटरिंग कॉस्ट हमें आएगी 300 मिलियन की पर एनम ड्यूरिंग ईयर 2 to 5, यहाँ उसने बता दिया 2 to 5 और यहाँ बता दिया नेक्स्ट 12 मंथ्स, देखें जो हम बात कर रहे थे। तो इफेक्टिवली इनडायरेक्टली उसने शॉर्ट टर्म को यहाँ 12 मंथ्स बता दिया, यहाँ 2 to 5 ईयर बता दिया, तो हम वैसे ही इस पर नाराज़ हो रहे थे। ओवर द लॉन्ग टर्म फेलियर टू embed acceptable labor practices across supplier base could deepen customer concentration risk। अब लॉन्ग टर्म में अगर आप ये नहीं ठीक कर सके तो कस्टमर्स कंसंट्रेशन यानी नई मार्केट्स में आप नहीं जा सकेंगे। इरोड कॉम्पिटिटिवनेस एंड पुट फॉरवर्ड ग्रोथ इन प्रीमियम मार्केट्स एट रिस्क, ग्रोथ मार्केट में आप नए सप्लायर्स, क्योंकि अब नए कस्टमर्स बड़े स्ट्रिंजेंट होंगे, आप लॉन्ग टर्म में ये देख रहे हैं कि अगर हमने इन प्रैक्टिसेस को ठीक नहीं किया तो मैं मार्केट्स ग्रो नहीं कर सकूंगा। एंड दिस कुड इम्पैक्ट एनुअल रेवेन्यू बाय 6 to 8 बिलियन, 6 से 8 अरब का पूरा रेवेन्यू इम्पैक्ट हो सकता है। द रिस्क डायरेक्टली इन्फ्लुएंस एंटिटीज बिजनेस मॉडल, अब ये वैल्यू चेन रिस्क था जो अब बिजनेस मॉडल को भी इम्पैक्ट कर रहा है, विच रिलाइज ऑन आउटसोर्स लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन प्रोसेसेस। लिमिटेड जो हम बात कर रहे थे कि यकीनन ये कि टॉल मैन्युफैक्चरिंग या आउटसोर्स लेबर को यूज कर रहा है। लिमिटेड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर सप्लायर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, या सप्लायर कैसे लोग एम्प्लॉय कर रहा है ये तो आप उसको नहीं बताएंगे ना, मुझे बताओ तुम कैसे कर रहे हो, बोलेगा फिर आप आगे चला लें, मेरा बिजनेस है मेरी मर्जी, लेकिन उस पर आपका कंट्रोल लिमिटेड है। इंक्रीजेज एक्सपोजर टू ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन, रेपुटेशनल डैमेज एंड रेवेन्यू वॉलेटिलिटी, ये तीनों आपके रिस्क हैं बिकॉज ऑफ द वैल्यू चेन इशू। द रिस्क मटीरियलाइजेज थ्रू डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन, और ये डाउन स्ट्रीम में भी मटीरियलाइज हो जाता है। इसकी इंटरनेशनल कस्टमर्स एंड रेगुलेटर्स इम्पोज एस्केलेटिंग रिक्वायरमेंट्स, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, प्राइसिंग एंड मार्केट एक्सेस, जो इसने ऊपर सारा डिस्कस किया इंटेलिजेंटली कि इसकी वजह से मेरी मार्केट एक्सेस भी रुकेगी, तो मैं मेरे चंद कस्टमर्स पे मेरी कस्टमर कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस इरोड हो जाएगी, ग्रोथ इन मार्केट रिस्क पे होगी, तो ये डाउन स्ट्रीम रिस्क भी हैं। इसके अप स्ट्रीम वैल्यू चेन रिस्क ने बिजनेस मॉडल को भी इम्पैक्ट करना है और डाउन स्ट्रीम भी करना है। तो देखें इसमें रिस्क क्या है और उसके बिजनेस मॉडल एंड वैल्यू चेन इम्पैक्ट सारे आ गए। शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म होराइजन भी बता दिया उसने। अब आ गया स्ट्रेटेजिक, आपकी स्ट्रेटजी पे क्या आपने क्या करना है, और फाइनेंशियल इफेक्ट्स साथ साथ एम्बेड हो रहे हैं। टू एड्रेस दिस रिस्क द एंटिटी हैज प्लान टू फोकस ऑन, अब वो क्या करेंगे, एम्बेडिंग सस्टेनेबल लेबर स्टैंडर्ड्स अक्रॉस सप्लाई चेन। अब हम अपनी, क्योंकि हम कस्टमर हैं उन सप्लायर्स के जो कि हमें लेबर दे रहे हैं और हम जिनको हमने प्रोडक्शन अपनी फैसिलिटीज़ या तो आउटसोर्स की हुई है या उनसे टॉल मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं,
तो हम उनके लिए कहेंगे, हम भी कंडीशन लगाएंगे कि भाई अपने सप्लाई चेन में सस्टेनेबल लेबर प्रैक्टिसेस आप फॉलो करो अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेना है। दिस इंक्लूड्स नास प्री कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डिलिजेंस, प्री कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले उनकी ड्यू डिलिजेंस करेंगे, उन्हें बोलेंगे बताएं जैसे रिक्वायरमेंट्स होती हैं टेक्निकल एक्सेप्टेंस की, मैंडेटरी सोशल कंप्लायंस उनके ऑडिट्स करेंगे, हम कहेंगे आपकी लेबर प्रैक्टिसेस का हम ऑडिट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाएंगे, स्ट्रिंजेंट लेबर कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस कॉन्ट्रैक्ट में डालेंगे, टारगेटेड उनकी ट्रेनिंग भी करेंगे और रेमेडिएशन प्रोग्राम्स उनके लिए रन करेंगे। दी ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि 100% अप्रूव्ड या इन रेमेडिएशन स्टेटस आ जाए ऑल टीयर 1 सप्लायर्स का। जो बड़े सप्लायर्स हैं उनको हम 100% या वो सारी प्रैक्टिसेस जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन्होंने फॉलो कर ली, या कुछ में गैप्स हैं तो इन रेमेडिएशन है। और टीयर 2 के लिए एटलीस्ट 75% हम करेंगे अगेंस्ट अवर सप्लायर कोड ऑफ कंडक्ट इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। ये टारगेट है सारे उसका। दिस प्रोग्राम रिप्रेजेंट्स फाउंडेशनल फेज फॉर अ ब्रॉडर सप्लाई चेन ट्रांसफॉर्मेशन नेसेसरी टू मेंटेन सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट इन की एक्सपोर्ट मार्केट्स। इम्प्लीमेंट है सोशल लाइसेंस, इसलिए कह रहे हैं ये कोई डायरेक्ट रेगुलेटरी लाइसेंस नहीं है, लेकिन लेबर प्रैक्टिस नहीं होगी तो इफेक्टिवली लाइसेंस टू डू बिजनेस नहीं है, क्योंकि कस्टमर्स आपके नहीं आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे। इम्प्लीमेंटेशन इज एक्सपेक्टेड टू डू व्हाट, सिक्योर। उसका फायदा क्या होगा, ये रिस्क भी कवर होंगे, लॉन्ग टर्म सप्लाई अरेंजमेंट्स कस्टमर्स के साथ हो जाएंगे, एक्सेस टू वही जो रिस्क था वो कवर हो जाएगा, एक्सेस टू प्रीमियम मार्केट मिल जाएगी, कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क भी कम हो जाएगा। ठीक है जी। और साथ साथ उन्होंने टारगेट्स भी दे दिए 100 और 15। और ये इनिशिएटिव्स की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1.6 बिलियन ओवर 5 ईयर्स। 1.6 बिलियन, यहाँ देखें इन्वेस्टमेंट प्लान भी दे दिया हमने। देखें आप, अब आपने तीसरी एग्जाम्पल देख रहे हैं, अब कंसोलिडेट हो रही है इन्फॉर्मेशन, एक ही तकरीबन तरीके से लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, रिस्क बताते हैं, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बताते हैं, बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन में इतना कहने को बड़ा मुश्किल है। अब आपको लग रहा होगा थोड़ा आसान हुआ होगा कि सप्लाई साइड और कस्टमर साइड पे क्या रिस्क है, और स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स में मैं उसको कैसे एड्रेस कर रहा हूँ, वेरी लॉजिकल। जब आप पढ़ते हैं टेक्स्ट में तो लगता है कि भाई पता नहीं ये क्या है, जर्मन लगती है। जब आप अब एग्जाम्पल्स देख रहे हैं तो आपको लग रहा है तो बड़ा नॉर्मल है, ये तो बताना चाहिए ना कि अगर रिस्क है तो उसके अगेंस्ट भाई मैं कर क्या रहा हूँ और मैंने टारगेट्स क्या सेट किए हैं। ठीक है, अब आगे जाके जब आपने ये टारगेट्स भी बता दिए ना, ये मैट्रिसेस और उससे लिंक हो गई बात, तो अब आप इसके अगेंस्ट प्रोग्रेस भी बताएंगे ना अगले सालों में, ऑटोमेटिकली बताएंगे ना कि हमने 100% अप्रूव्ड का हमने टारगेट किया था, उसके अगेंस्ट हम अभी 60 पे पहुंचे हैं, अभी 80 पे पहुंचे हैं, अभी 95 पे पहुंचे हैं, इस 75 के अगेंस्ट हम यहाँ पहुंचे हैं अगले 3 सालों में। अब आपने बताना पड़ेगा ना जब 3 साल का ये अपने टारगेट दिए हैं। तो ये वो वाली बात थी कि फिर आप प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग भी बताएंगे। अच्छा, इसकी वजह से क्या होगा, लॉन्ग टर्म होंगे, इनहांस एक्सेस होगी, कंप्लायंस रिलेटेड प्रोडक्शन डिस्ट्रप्शन भी कम हो जाएंगी, लोअर एक्सपेक्टेड पेनल्टीज लगेंगी, ये फाइनेंशियल डायरेक्ट फ़ायदा भी होगा अलॉन्ग विद दीज फायदास। जो आप कह रहे थे ना कि आपकी 25% कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है रिन्यू ही ना हो, ये जो रिस्क था ये रिस्क भी कम हो जाएगा, तो 25% कॉन्ट्रैक्ट्स आपके रिन्यू भी हो रहे होंगे और ऑटोमेटिकली ये काम भी होंगे। The financial implications of labor standard risk are reflected in entities financial planning, compliance, supplier assumptions। ये सारी चीज़ों में हम ये सारी बातें वो कहते हैं, इसकी implications हम अकाउंट फॉर करते हैं इन compliance budgets में, supplier cost assumptions में, contract risk provisioning में, contract करते हुए export revenue की forecast में, और progress against the supplier compliance targets will be monitored and disclosed as part of the entity's metrics and targets। Is that clear? यहाँ तक सबको सब क्लियर है तो मुझे ओके लिखें, तो फिर बाकी बात होगी बाद में। अब आपको मज़ा भी आ रहा होगा कि यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, मतलब ये बिल्कुल ऐसी कोई बोरिंग बातें नहीं है, ये तो कंपनी की फ्यूचर स्ट्रेटजी प्लान की बातें हो रही हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, विच इज़ नॉट बोरिंग, राइट। ऑडिट बोरिंग है, सस्टेनेबिलिटी इज़ नॉट बोरिंग। ये भी हम देखेंगे, इतनी टेंशन अपने ऊपर ना लें, नाम साहब पहले समझें पेपर पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको आंसर कैसे करेंगे ये भी बताएंगे आपको, आपकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे, आप टेंशन ना लें, पहले समझें सब्जेक्ट को और टॉपिक को। बेटा चाय पिला देंगे, अरे पानी ले आइएगा। तो इंशाल्लाह आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, आपको पूरी तैयारी करा के एग्ज़ाम में इंशाल्लाह बिठाएंगे, क्योंकि आपका रिज़ल्ट ही हमारा रिज़ल्ट है। इज़ दैट क्लियर? जी हाँ, कॉफ़ी पिला दें।
आपको इंशाल्लाह पास्ट मॉडल पेपर दिखाएंगे, और उस मॉडल पेपर तो एक ही पेपर है, फिर प्रैक्टिस किट नहीं है, लेकिन हम आपको उससे और बेहतर और अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे। आप उसे खुद करेंगे इंशाल्लाह, आपको बिल्कुल अकेला तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा, आखिरी दिन तक आपके साथ होंगे हम, ठीक है ना। सो रेस्ट अश्योर्ड इट विल बी फन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी देखें ना, अभी आपने पहले आपने स्ट्रैटेजी की, मैंने आपको स्लाइड देख दिखाया तो आपने यार ये पता नहीं क्या है, और अब मैंने 2-3 एग्जाम्पल दी, अब आपको लगा कि हाँ यार ये सब एक तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं, इट इज़ डूएबल, और ये तो बड़ा मज़ेदार है। फिर जब पेपर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको, और इंशाल्लाह भी मैं पहले दिन ही आपको पेपर और क्वेश्चंस दिखा दूंगा ना, तो आप परेशान हो जाएंगे। अच्छा जी, तो ये हो गई एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं, मैं दोबारा खोल लेता हूँ अपने स्लाइड डेक को। अब आप पढ़ें, अब आपको देखें, और एक बार अब फिर पढ़ते हैं, अब मज़ा आएगा पढ़ते हुए। हमें क्या बताना है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, उस रिस्क का इम्पैक्ट ऑन बिजनेस मॉडल एंड वैल्यू चेन, उसका करस्पॉन्डिंग स्ट्रेटजी और डिसीजन मेकिंग कैसे एड्रेस कर रही है, और ये सारे काम करते हुए फाइनेंशियल इम्पैक्ट साथ ही, इन दोनों के अंदर फाइनेंशियल इम्पैक्ट साथ ही बताए जा रहे हैं, इन दोनों के अंदर, इसमें भी और इसमें भी, ये बताते हुए हम फाइनेंशियल इम्पैक्ट कोई अलग से नहीं, इसी के साथ हम फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स भी बता रहे हैं, है ना। तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट साथ ही बताए जा रहे हैं। तो ऐसे पढ़ते हैं आपको लगता है कि पता नहीं ये कैसे, ये बड़ा कनेक्टेड तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। तो देखें, हमने हर एक रिस्क, जो मैंने 3 एग्जांपल दी, हर एंटिटी का एक एक रिस्क उठाया, तो उन्होंने रिस्क भी बताया, उसके टाइम होराइजन बताए, उसके बिजनेस मॉडल, वैल्यू चेन इम्पैक्ट, करंट और एंटिसिपेटेड। जब आप तीनों होराइजन में बताएंगे तो आप करंट के साथ प्राइमरीली एंटिसिपेटेड रिस्क और चीज़ें तो बताएंगे जब आप टाइम होराइजन में बताएंगे, और फिर उसके इम्पैक्ट ऑन स्ट्रैटेजी क्या है, कि प्रायोरिटीज़ कैसे उससे चेंज हो रही हैं, कोई कैपिटल अलोकेशन डिफरेंट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, और अगर कोई प्रीवियसली किया हुआ है तो उसकी फिर आप वो बताएंगे कि जी प्रोग्रेस क्या है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स, ऑफ कोर्स इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू एंड कॉस्ट बताए जा रहे हैं, इम्पैक्ट ऑन एसेट लायबिलिटीज़, और फिर इन्वेस्टमेंट प्लान तो यहाँ भी स्ट्रेटजी के साथ बताया जाता है, और फिर ये जब हम बात करते हैं ना कैपिटल अलोकेशन डिसीजन, ये वही है ना, कैपिटल अलोकेशन के डिसीजन के साथ उसी का इन्वेस्टमेंट प्लान बताएंगे आप, ठीक है। और अगर कहीं एग्जेम्पशन ले रहे हैं, अभी इन तीनों में नहीं थी, अगर कोई एंटिटी करती है, मैं देख लूँगा उसकी भी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल मुझे याद है, जैसे मैंने आपको बताया एक जगह मैंने देखी थी, तो वो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि उन्होंने कैसे एक्चुअली प्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन इसका एक शॉर्ट मैंने आपको बता दिया जो मुझे याद था, मैंने एक जगह देखा है कि उन्होंने इस तरीके से बताया था कि अनसर्टेनिटी है और कंपनी के पास इतने रिसोर्सेज और कैपेसिटी नहीं है कि अभी डिस्क्लोज करें, वो डेवलप कर रहे हैं टू डिस्क्लोज। स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपके पास एग्जेम्पशन है, आप ले सकते हैं, लेकिन डिस्क्लोज करें फिर वाई। वो कैपेसिटी इशू की वजह से भी हो सकती है, वो बहुत अनसर्टेनिटी इन इन्वेस्टिमेशन की वजह से भी हो सकती है। जैसे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कहीं रिस्क हो तो आप कहने हम बता नहीं सकते क्या होगा, जैसे आजकल ईरान का हम देख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वेनेजुएला में आप देख रहे हैं, तो आप कहें कि अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है कि एस्टिमेशन नहीं हो सकती इस वक्त, लेकिन कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, इस तरह की बातें फिर आप लिखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ये स्ट्रैटेजी का पिलर कहता है कि फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी की रेजिलियंस भी बताएं। तो जनरली इसी के साथ एक सिनेरियो टेस्टिंग भी होती है, या अलग से एंटिटीज स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस बताती हैं। इसमें क्या बताना है, योर एबिलिटी टू एडजस्ट टू अनसर्टेनिटीज अराइजिंग फ्रॉम दैट रिस्क। कितना प्रिपेयर्ड हैं आप, आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है ये कितनी रेजिलियंट है टू हैंडल दैट। एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज, क्या कहता है ये, एक ही पैराग्राफ है जो कहता है कि क्वालिटेटिव, इसी पिलर में वो हेडिंग देता है रेजिलियंस, और फिर उसके नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ है, वो कहता है शल का वर्ड है, तो यानी डिस्क्लोज करना है डेफिनेटली क्वालिटेटिव एंड एप्लीकेबल क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ रेजिलियंस ऑफ इट्स स्ट्रेटजी एंड बिजनेस मॉडल एंड कि भाई मेरी ये स्ट्रेटजी इस रिस्क को इतने % तक कवर कर लेगी, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आई विल बी रेजिलियंट, आई विल हैंडल दैट अनसर्टेनिटी थ्रू दिस स्ट्रेटजी। और अगर कोई सिनेरियो एनालिसिस आपने किया है, कोई सेंसिटिविटी टेस्टिंग की है, क्योंकि इसमें ना अनसर्टेनिटी है, जैसे अब कार्बन रेगुलेशन की बात की उन्होंने कि जी हमने कार्बन रेगुलेशन की वजह से
ये हमारी कॉस्ट बढ़ सकती है। तो कार्बन रेगुलेशन अगर अभी तक इनेक्ट नहीं हुई और होने वाली है तो उसके क्या सिनेरियोज हैं कि वो $50 पर कार्बन टन होगा, $40 होगा, $10 होगा या $100 होगा, और उसमें इतनी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ सकती है। ये सेंसिटिविटी एनालिसिस है। सिनेरियो एनालिसिस में ये कह सकते हैं कि कस्टमर प्रेफरेंस मेरे चेंज हो रहे हैं, तो कस्टमर प्रेफरेंस सिनेरियो ए ये है कि बहुत एब्रप्टली जल्दी चेंज हो जाए, सिनेरियो 2 ये है कि बहुत आराम से चेंज हो, और मेरी स्ट्रेटजी इन दोनों सिनेरियो को हैंडल करने के लिए रेडी है। अगर बहुत जल्दी कस्टमर चेंज हो गए तो मैं ऐसे कर लूँगा, और कस्टमर आराम से चेंज हुए तो मैं ऐसे करूँगा। और मेरे अगर बहुत जल्दी भी कस्टमर अगर प्रेफरेंसेस चेंज हो गई तो भी मेरे कैश फ्लो पे इतना इम्पैक्ट आएगा जो मैं बर्दाश्त कर लूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं गोइंग कंसर्न इशू हो जाएगा और मैं कंपनी बंद करनी पड़ जाएगी। ये है स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस में वो कहता है। अच्छा, इसमें मैं आपको 2 एग्जांपल अभी शो करता हूँ कि रेजिलियंस में, एक एंग्रो से और एक PSO या अभी बैंक में पास थी मैंने बनाई है आपके लिए, एक डॉक्यूमेंट पे कॉपी पेस्ट किए हैं कुछ एक्सट्रैक्ट्स उनकी रिपोर्ट से, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव वो कहता है इसमें ये दिखाना है आपने कि यू हैव अ कैपेसिटी टू एडजस्ट टू अनसर्टेनिटीज अराइजिंग फ्रॉम दीज रिस्क्स। ठीक है, बाज एंटिटीज़ में हमने ये भी देखा है कि इसी स्ट्रेटजी के डिस्क्लोजर में ही वहीं उसकी स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस बता दी उस रिस्क की, और बाज एंटिटीज़ ने स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस को अलग से भी शो करते हैं। इसीलिए मैंने कहा ये 4 चीज़ें तो हर जगह कॉमन आती हैं, एक साथ ही प्रेजेंट होती हैं। ये 4 these 4 जिनके लिए लिखा भी दे आर ऑलवेज एक्सप्लेन टुगेदर मोस्टली बाय ऑर्गेनाइजेशन। ये इसको स्ट्रेटजी प्लेयर में एक रिस्क का एक साथ करते हैं। रेजिलियंस कुछ एंटिटीज इसी के साथ ही बताती हैं उस रिस्क के अगेंस्ट हमारी रेजिलियंस, और कुछ इसको अलग से भी शो करती हैं, इसलिए मैंने इसको अलग रखा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसकी। ये क्या 2 एग्जांपल्स हैं हमारे पास, एंग्रो या PSO की है और एक शायद इंटरनेशनल एक सीमेंट प्लांट है। कहाँ गई स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस, ये आ गई। हाँ, एंग्रो का एक है एग्जाम्पल, एंग्रो एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस डिस्क्लोजर। ठीक है, अच्छा, ये स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस का इसका बड़ा, ये 2024 की गालिबन रिपोर्ट से हमने लिया है और ये काफ़ी बड़ा डिस्क्लोजर है। उसका मैं इसके कुछ पार्ट्स आपको दिखा रहा हूँ। उसने स्पेसिफिक हेडिंग दी है रेजिलियंस टू क्लाइमेट ट्रांजिशन। क्लाइमेट ट्रांजिशन एक बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि एंग्रो एनर्जी भी है, पॉलीमर भी है, इनके डिफरेंट इवन फूड वुड भी इनके, ये सब क्लाइमेट से इम्पैक्ट हो रहे हैं कि तकरीबन सारे बिजनेसेस ही डायरेक्टली रिलेटेड हैं टू दैट रिस्क। तो 1-2 का हमने बताया। द रेजिलियंस असेसमेंट, अब इसमें उन्होंने स्टार्ट ऐसे किया है, द रेजिलियंस असेसमेंट इवैल्यूएट्स एंग्रोस कैपेसिटी टू अडॉप्ट टू क्लाइमेट ट्रांजिशन एंड फिजिकल रिस्क अक्रॉस द पोर्टफोलियो। द असेसमेंट कवर्स our 4 core businesses, fertilizers, petrochemicals, energy and foods over 3 time horizons. शॉर्ट टर्म, अब देखें शॉर्ट टर्म इन्होंने क्या डिफाइन किया, 2024 से 27, 24, 25, 26, 27, 4 साल को शॉर्ट टर्म कह रहे हैं ये। मीडियम टर्म वो किसको कह रहे हैं, 28 से 35 कर सकते हैं आप, आपके लिए मैं लॉन्ग टर्म 36 से 2050। वी अप्लाइड 2 प्राइमरी सिनेरियोज, 2 सिनेरियोज पे बात की है। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इनका एक फ्रेमवर्क है पूरा, नेट जीरो 2050 तक कैसे पहुंचना है, पूरा टेक्निकल फ्रेमवर्क है। अज्यूम्स ग्लोबल कार्बन न्यूट्रलिटी, दुनिया में ही कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे हम बाय 250 विद कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी एक्शन। और दूसरा इंटरनेशनल, ये शायद पॉलिसी ऑन क्लाइमेट चेंज इस तरीके से कोई वर्ड है, इसका एक 4.5 स्टेबलाइजेशन, ये भी एक सिनेरियो है। अज्यूम्स मॉडरेट क्लाइमेट एक्शन विद वार्मिंग लिमिटेड टू 250, कि अगर आप कार्बन जीरो नहीं कर सके और ये हो गया तो क्या होगा। दीज सिनेरियोज रिप्रेजेंट्स द मोस्ट पॉलिसी रेलिवेंट पाथवेज फॉर पाकिस्तान कंसीडरिंग आवर नेशनल कमिटमेंट्स एंड सेक्टोरल ट्रांजिशन प्लान्स। हमने 2 रेजिलियंस अपनी टेस्ट किए, 2 सिनेरियोज। हम एक सिनेरियो की हमने, बहुत लंबा डिस्क्लोजर था तो मैंने कुछ रेलिवेंट बातें आपके लिए दिखाई हैं। मेथोलॉजी वी कंडक्टेड, हमने क्या किया, बॉटम अप बिजनेस यूनिट लेवल असेसमेंट, की नीचे से लोगों से, ऊपर से नहीं बताया कैसे होगा, नीचे से कहा लोगों से कि खुद बताएं कि क्या क्या इंपैक्ट्स होंगे। फाइनेंशियल मॉडलिंग हुई, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज की बेसिस पे कार्बन कॉस्ट डाली, डिमांड शिफ्ट, ऑपरेशनल इंपैक्ट, फिजिकल रिस्क की मैपिंग की, GIS बेस्ड एनालिसिस ऑफ फूड, हीट, वाटर हमने किए, वैल्यू चेन एनालिसिस किया सप्लायर कस्टमर्स का। की इनपुट वेरिएबल्स हमने, कार्बन प्राइस पाथवे 25 से 150 टन पर ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा अप टिल 250 $150 पर टन बन जाएगा। डिमांड इलास्टिसिटी हमने ये रखी है, वाटर अवेलेबिलिटी ये रखी है, पॉलिसी टाइमिंग्स ये रखी हैं जो पाकिस्तान का अपना MDC शेड्यूल है। बिजनेस सेगमेंट के रिजल्ट्स हमारे ये आए।
अंडर एनजी सिनेरियो ये है, दूसरे सिनेरियो में ये है। मैंने एक सिनेरियो का जैसे बता दिया। रेवेन्यू इम्पैक्ट ये क्या, -8 से -12% होगा ड्यू टू रिड्यूस केमिकल डिमांड। कॉस्ट इंक्रीज इतनी हो सकती है, कैपेक्स इतना करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स शिफ्ट टू स्पेशलिटी फर्टिलाइजर 30%, डिजिटल एग्रीकल्चर सर्विस एक्सपेंशन, वाटर स्टीवर्डशिप्स की पार्टनरशिप्स करेंगे। फिर उसके इम्पैक्ट्स भी उन्होंने बताए हैं, फिर वो सारी बातें है ना। और पेट्रोकेमिकल बिजनेस में अंडर एनजी अगेन वही जो ऊपर एनजी वाला ये सिनेरियो था, नेट जीरो इमिशन सिनेरियो। एनजी कहते हैं नेट जीरो इमिशंस। दूसरे सिनेरियो पे भी उन्होंने अलग की हुई है, लेकिन मैंने एक सिनेरियो का भी आपको सिर्फ शो करने के लिए दिखाया है, ऑब्जेक्टिव ये है। अंदर एनजी सिनेरियो में इसमें पेट्रोकेमिकल में क्या होगा, डिमांड शिफ्ट होगी, ट्रेडिशनल पॉलीमर कितनी होगी, इबिडा एट रिस्क ये होगा, कैपिटल एलोकेशन 40% सर्कुलर, एसेट रेजिलियंस हमारा स्कोर ये है। इस तरह की सारी बातें की हैं। फिर फाइनेंशियल रेजिलियंस मैट्रिक्स बताए हैं कि कंसोलिडेटेड ग्रुप एनजी सिनेरियो में होंगे, इबिडा पे इतने होंगे, एनपीवी इतनी हो सकती है, एट रिस्क, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और अपॉर्चुनिटीज़ मेरी ये हैं कि मेरे ये एक तरफ तो ये रिस्क है कि इतनी आज की 45 से 60 अरब की कंपनी की वैल्यू एट रिस्क है आज की तारीख में, है ना। इतनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ सकती है। स्टैंडर्ड एसेट्स यानी जो एसेट्स इम्पेयरमेंट में आ जाएं वो इतने हो सकते हैं। और दूसरी तरफ पोटेंशियल ग्रीन हाइड्रोजन पोटेंशियल आइडेंटिफाई किया है, 30 से 40 अरब के रेवेन्यू। सर्कुलर इकोनॉमी की सॉल्यूशंस हैं। सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं जिसमें हम रीयूज़ रीसाइकिल चीज़ें करते हैं अपने सारे मटेरियल्स को और चीज़ों को, ठीक है। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन प्लान फिर क्या है कि कार्बन प्राइसिंग इंटरनलाइज, हम इंटरनली अपनी इन्वेस्टमेंट्स में जब एवेल्यूएट करते हुए कार्बन प्राइसिंग डालेंगे, वाटर रिस्क असेसमेंट करेंगे, ट्रांजिशन ट्रेनिंग करेंगे मैनेजर्स की, मीडियम टर्म में ये करेंगे, लॉन्ग टर्म में ये करेंगे, एंड ब्ला 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 ब्ला। फिर उसकी उन्होंने कहा कि हम इतने रेजिलियंट हैं कि हम दोनों सिनेरियो को हैंडल कर लेंगे। गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग को भी इसमें उन्होंने लिंक किया है। बोर्ड ओवरसाइट होगी, ये इस पर अलग से रिपोर्ट है 2024 की एंग्रो की सस्टेनेबिलिटी की, वहाँ से आप देखिएगा। बोर्ड ओवरसाइट में क्लाइमेट रेजिलियंस कमेटी क्वार्टरली मीट करती है, वो इन सिनेरियो अजम्पशंस को रिव्यू करती है। इस रेजिलियंस में भी सिनेरियो एनालिसिस पर उन्होंने गवर्नेंस पे बात की है। दिस इज कनेक्टिविटी ऑफ द पिलर्स। स्ट्रेटजी गवर्नेंस से लिंक्ड है, स्ट्रेटजी मैट्रिसेस से लिंक्ड है। अप्रूवल ऑफ कितनी कैपेक्स होता है वो अप्रूव करता है बोर्ड, और उसमें नेचुरली वो ये क्लाइमेट की चीज़ें देखता है। KPIs ट्रैक करते हैं हम, और भी बातें की हैं। तो देखें रेजिलियंस की उन्होंने एक अलग से एंग्रो ने ना पूरी एक हेडिंग दे के फिर 2 सिनेरियोज का बता के उन्होंने अपने रिस्क को, क्लाइमेट रिस्क को तो स्पेशली उसके अगेंस्ट रेजिलियंस उन्होंने अलग से डिस्कस की है, ठीक है। अब आ जाएँ आप, एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं। हॉलसिम जो है ना, ये ग्लोबल सीमेंट बड़ा मैन्युफैक्चरर है। इसने अपनी स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस फ्रेमवर्क दिया है, असेस अवर एबिलिटी टू थ्राइव। ये भी एक्सट्रैक्ट्स हैं, पूरा नहीं है, एक्सट्रैक्ट्स हैं। उसने कहा क्लाइमेट सिनेरियो एनालिसिस हम करते हैं, वी यूज़ नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। ये सिनेरियोस और ये एक फ्रेमवर्क है जो भी सिनेरियो बताता है। ऑर्डरली ट्रांजिशन होगी, वही जो से हम एनजी उसकी बात कर रहे थे, IAE की, उससे मिलता जुलता है। ये 2050 तक नेट ज़ीरो हो जाए। डिसऑर्डरली ट्रांजिशन हो सकती है, हॉट हाउस वर्ल्ड हो सकता है कि लिमिटेड एक्शन हो, हाई फिजिकल रिस्क, डिलेड बट एब्रप्ट शिफ्ट्स हों, और ये एक नॉर्मल आहिस्ता 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 आप नेट जीरो तक पहुंच जाए। दूसरे में ट्रांजिशन हो लेकिन डिसऑर्डरली हो, पहले कुछ ना हो फिर अचानक से बहुत इम्पैक्ट हो जाए, फिर अचानक से बहुत जो ना एक्शंस हो जाएँ, पॉलिसी शिफ्ट्स हो जाएँ। और एक ये है कि कुछ भी ना करें, दुनिया सोती रहे और तबाही के दहाने पे पहुंच जाए। तो बिजनेस मॉडल की रेजिलियंस क्या है? वी इवैल्यूएट ईच बिजनेस सेगमेंट्स वल्नरेबिलिटी एंड एडेप्टिव कैपेसिटी। सीमेंट अंडर नेट जीरो ट्रेडिशनल डिमांड डिक्लाइंस बाय दिस। कंक्रीट सर्कुलर सॉल्यूशंस दिस। सॉल्यूशंस एंड प्रोडक्ट्स, ये हमारी 3 है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल रेजिलियंस मैट्रिक्स हमारे क्या है? ट्रांजिशन वैल्यू एट रिस्क हमारी क्या है कंपनी की? अगर डिसऑर्डरली ट्रांजिशन होगा तो 1.2 to 1.8 बिलियन की वैल्यू हमारी कंपनी की एट रिस्क पे है। जैसे उन्होंने बताया था 50 से 60 अरब रुपए की हमारी कंपनी की वैल्यू एट रिस्क, इन्होंने भी बताया था ना यहाँ। ये NPV वैल्यू एट रिस्क क्या लें, ये एंटिटी वैल्यू एट रिस्क क्या है या NPV एट रिस्क क्या है, ठीक है। इसने भी बताया कि जी मेरी इतनी वैल्यू एट रिस्क है, ठीक है। फिजिकल रिस्क एक्सपोजर 8% ऑफ एसेट्स है। ग्रीन अपॉर्चुनिटीज़ भी फिर इसने बताई है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये प्रिपेयर्डनेस हमारी है। अडेप्टिव इंडिकेटर्स क्या है? टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस हमारी इतनी हो गई है। पॉलिसी इंगेजमेंट हम ये कर रहे हैं। सप्लाई चेन रेजिलियंस हमने ये डेवलप की है, और फिर उसने पूरी अपनी रेजिलियंस बताई है और भी इंडिकेटर्स बताए हैं।
तो आप रेजिलियंस को डिफरेंट तरीक़ों से इदारे बताते हैं, लेकिन टिपिकली इसमें आप बताते हैं कुछ सेंसिटिविटी एनालिसिस के थ्रू कि अगर एक रिस्क है मेरे इतने % सप्लायर जो है ना वो अनअवेलेबल हो जाएं तो मेरा क्या रिस्क है, इतने % हो जाएं तो क्या, डिफरेंट सिनेरियोस पे एनालिसिस भी है। सेंसिटिविटी फैक्टर भी बताया है कि 1% इम्पैक्ट सप्लायर्स अगर ख़राब हो जाएं तो इतना इम्पैक्ट है, या 2% मेरे एसेट्स या यानी मैंने $50 कार्बन प्राइसिंग हो जाए तो ये इम्पैक्ट है, एवरी $10 कार्बन प्राइसिंग इंक्रीज़ का ये रिस्क है। सेंसिटिविटी में कुछ लोग ऐसे बताते हैं। और सिनेरियो एनालिसिस की तो मैंने आपको 2 एग्जांपल बता देंगे। कुछ लोग सिनेरियो एनालिसिस इस तरीके से करते हैं, 2 या 3 सिनेरियोज बना लेते हैं, एक नॉर्मल केस सिनेरियो, एक वर्स्ट केस सिनेरियो, और उसमें बताते हैं कि उसमें ये इम्पैक्ट्स होंगे और इस तरीके से हम उन इम्पैक्ट्स के अगेंस्ट अडॉप्ट कर रहे हैं। इफेक्टिवली योर एबिलिटी टू bear uncertainty and allied risks. Is that okay? समझ में आ रही है बात? I don't expect much on this क्योंकि एक रेजिलियंस टेस्टिंग ये पूरा सिनेरियो एनालिसिस का टॉपिक है कि इसमें कोई बहुत एग्जामिनर को घुसना चाहिए, लेकिन स्ट्रेटजी पिलर का ये पार्ट है। ऑर्गेनाइजेशन जिसको रिपोर्ट कर रही हैं और कैसे कर रही हैं, मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दिखा दी। जी, यहाँ तक हम सब साथ हैं। और नेचुरली ये सारे हैंडआउट्स आपके पोर्टल पे भी लग रहे हैं, आपको अवेलेबल भी होंगे फॉर यू टू रेफर टू। और आप गूगल करके मज़ीद स्ट्रैटेजिक रेजिलियंस वाली, जैसे मैंने कहा PSO का एक अच्छा है वो देख लीजिएगा, HPL देता है, एंग्रो की मैंने आपको एग्जांपल दे दी पाकिस्तान से। ये कुछ के इलेक्ट्रिक में आपको जाके मिलेंगी, इनके अच्छे डिस्क्लोजर हैं। थोड़ी सी लैग के साथ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स आती हैं, 2024 की अवेलेबल होंगी, 25 की शायद बहुत सारों की नहीं आई होंगी। जी अब्बास साहब, अब ठीक है, अब बोरिंग चीज़ ख़त्म हो गई है। जी, बहुत सारे न्यू jargons हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आप सीखेंगे। Nobody expects you to know everything, क्योंकि ये बिल्कुल नया एरिया है, इसीलिए मैं इसको एक एक चीज़ को पहले एक्सप्लेन करके एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहा हूँ, rather than going to the papers, जो भी हम पहले बात कर रहे थे। And you have to get accustomed to that. इससे डरना नहीं है, ये फ्यूचर है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर कोई नॉन फाइनेंस बंदा होता है ना, उसके लिए पूछे NPV क्या होती है जी, बैलेंस शीट की टर्मिनोलॉजीज, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसको ये जार्गन्स लगते हैं जो हमारे लिए एक नॉर्मल लैंग्वेज है। ठीक है, इन्वेंट्री, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, NRV, डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन, EBITDA, ये जार्गन्स लगते हैं नॉन फाइनेंस वालों को। यार बड़ी मुश्किल बातें हो रही हैं। तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे डॉक्टर्स के केमिकल नेम्स हमें बहुत कहते हैं यार ये पता नहीं क्या है, उनके लिए वो दे ईट एंड ब्रीथ दैट। तो सस्टेनेबिलिटी को ऐसे ही आपने आहिस्ता आहिस्ता इंटरनलाइज करना है। ये सारी टर्म्स बहुत आसान हैं, बड़ी लॉजिकल हैं, और सबसे बड़ी बात ये बिजनेस मॉडल रिलेटेड है, हाउ डू यू रन द बिजनेस, ये उससे लिंक्ड है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट ओके दानियाल? राइट। और डरना नहीं है इनसे, जार्गन से, इनको आहिस्ता आहिस्ता हम इंटरनलाइज करेंगे। अभी कुछ चीज़ें जो आपने पढ़ी है ना, S2 जब हम क्लाइमेट वाला पढ़ेंगे, उसमें ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल्स, ग्रीन हाउस इमिशंस, उसमें ये IP, अभी हमने IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, या आहिस्ता आहिस्ता टर्म्स आप इतनी बार पढ़ेंगे कि आपको वैसे ही याद भी हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको याद हो गए। अच्छा, अब आइए तीसरा जो पिलर है, छोटा सा पिलर है, बहुत ही आसान पिलर है, आज के लिए कर देते हैं इसको। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं जनाब, नहीं ओपन, रिस्क मैनेजमेंट। तीसरा पिलर है रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट का पिलर क्या कहता है? रिस्क मैनेजमेंट का पिलर कहता है कि आप बताएं सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं और मॉनिटर करते हैं, ताकि कोई ऐसा तो नहीं है, कोई चीज़ छूट तो नहीं रही आपसे। आपका प्रोसेस क्या है?
और ये ओवरऑल इंटरप्राइज, ERM कहते हैं इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को, ये पता है ना हमें, ये ERM कहते हैं इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को, ERM कहते हैं इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को। राइट, ओवरऑल इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट से ये कैसे लिंक्ड है, ठीक है। रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और असेस करते हैं? क्या आप, कोई आदमी बैठता है, कोई चिल्ले पे जाता है, जाके रिस्क आइडेंटिफाई करके आता है, कोई सरोजे पे जाती है आइडेंटिफाई करता है, या ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें सारे रिस्क लिखे हुए हैं, कोई बैठ के लिखता है और फिर उसमें से बाकी लोग आइडेंटिफाई करते हैं, या आप कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते हैं, कोई एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, क्या करते हैं आप? हाउ डू यू आइडेंटिफाई के सारे रिस्क? कुछ तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपके पास आ जाते होंगे, बट डू यू डू ए कॉन्शियस एक्सरसाइज टू आइडेंटिफाई दोज रिस्क? वो क्या इनपुट है, क्या डेटा है, क्या स्कोप है, वो बताएं। ये दोनों बातें एक साथ हो गई। फिर उन रिस्क को असेस कैसे करते हैं कि कौन सा मटेरियल है, कौन सा नहीं है? जनरली आपने इंटरनल ऑडिट में देखा होगा, एक हीट मैप बनता है, हीट मैप। हीट मैप कहते हैं लाइकलीहुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस और उसका इम्पैक्ट। उसमें दो चीजें होती हैं। लाइकलीहुड कहते हैं जैसे ऐसे कि कितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस क्या है, और उसका अगर हो जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या है। जैसे फ्लड आ जाए, तबाह कर देगा मेरी फैक्ट्री को, 50% लॉस हो जाएगा, इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। या इम्पैक्ट ये है कि 2 दिन जो है ना, ये फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी, बस रास्ते बंद हो जाएंगे। व्हाट इज द इम्पैक्ट? वो इम्पैक्ट मेजर माइनर सब कुछ होता है। लाइकलीहुड एंड इम्पैक्ट, ये दोनों बातें आप देखते हैं। हाउ रिस्क आर असेस्ड एंड वेदर सिनेरियो एनालिसिस, अगेन यहाँ यूज होता है या नहीं होता, आप करते हैं या नहीं, ठीक है। फिर आता है उसके बाद एग्जाम्पल्स, ठीक है, कि रिस्क, रेगुलर रिस्क वर्कशॉप्स करते हैं, रेगुलर होराइजन स्कैनिंग करते हैं जनरली, ठीक है। विसल ब्लोइंग चैनल्स के थ्रू आता है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को एंगेज करते हैं, कंसल्टेंट्स को, सप्लायर ऑडिट करते हैं, क्या क्या करते हैं जिससे आपको रिस्क आइडेंटिफाई होता है। आप कह सकते हैं जी मैं कस्टमर्स की मार्केटिंग सर्वे करता हूं जिससे मुझे कस्टमर सर्वेज आते हैं, इंडस्ट्री पब्लिकेशन से मैं ये इन्फॉर्मेशन लेता हूं, मैं पीयर ग्रुप रिव्यूज करता हूं विद इन इंडस्ट्री में, सप्लायर के साथ बैठता हूं, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट करता हूं, कहां कहां से ये रिस्क आते हैं। हीट मैप करता हूं मैं, जिसमें लाइकलीहुड एंड इम्पैक्ट और असेसमेंट को देख के मैं आइडेंटिफाई करता हूं विच वन इज मटीरियल। याद है आपको ऊपर वो कहता है मटीरियल इंफॉर्मेशन में कि भले जिसकी प्रोबेबिलिटी लो हो और इम्पैक्ट हाई है, आपने उसको भी रिपोर्ट करना है, वो मटीरियल बन जाएगा। अगर एक प्रोबेबिलिटी भी हाई है और इम्पैक्ट भी हाई है, वो तो आएगा ही आएगा, और ये बिल्कुल लो है और ये लो है, तो ये मटीरियल ही नहीं है ना। लाइकलीहुड भी नहीं है और इम्पैक्ट भी मटीरियल नहीं है, तो फिर मटीरियल ही रिस्क नहीं है। मटीरियल, ये तो मटीरियल है ही है, और ये भी मटीरियल है, ये मीडियम टू हाई है, अगर ये भी, ये इसको भी रिपोर्ट करना है, वो कहता है। अच्छा, प्रायोरिटाइजेशन एंड इंटीग्रेशन, क्या ये ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट जब इदारे में होती है, इदारे में एक ERM फ्रेमवर्क होता है ना, कि हर प्रोसेस का, हर चीज़ का एक रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, उस रिस्क के अगेंस्ट रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट पे, कि ये मेरे रिस्क है, उसके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स, ये कंट्रोल्स हैं, ठीक है। तो उसी के साथ हो रहा है ये काम, या ये कोई अलग ही तरीके से आप कर रहे हैं? आइडियली दीज रिस्क शुड नॉट सिट इन आइसोलेशन। जिस रिस्क रजिस्टर पे आपने नॉर्मल क्रेडिट रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, सस्टेनेबिलिटी रिस्क भी उसी बिजनेस मॉडल के रिस्क का हिस्सा है, उस रिस्क जो है ना उसका पार्ट होना चाहिए। हाउ डू यू मॉनिटर इट, और फिर ये भी बताएं हाउ डू यू मॉनिटर, ये लिंक करता है टू गवर्नेंस, कि आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। बहुत रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही छोटा पिलर है, और इसका एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है, जनरली ऑर्गेनाइजेशन देती है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ एक आध एग्जांपल, कि जी हम ऐसे ऐसे तरीकों से रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं। असेस 90% यही कहती है ऑर्गेनाइजेशन कि हम हीट मैप्स के थ्रू ही, और यही बेस्ट तरीका है कि मटीरियलिटी उसकी असेस और प्रायोरिटाइजेशन ऐसे ही करते हैं। एक कैसे पता है कि मटीरियल रिस्क है, इसको प्रायोरिटाइज करूँ, मैंने 50 रिस्क है, उसमें से 5 कौन से मटीरियल अच्छे निकले हैं, तो भाई ये वो हीट मैप्स के थ्रू ही जनरली हम करते हैं। और फिर यस, इंटीग्रेशन विद ERM का जिक्र होता है, और मॉनिटरिंग कैसे हो रही है ये बताते हैं आप, बस इतना बताना है।
इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये गवर्नेंस की तरह बहुत ही छोटा और आसान सा पिलर है, ठीक है। बड़ा पिलर जो बीच वाला पिलर है वो कौन सा है, वो स्ट्रेटजी है, जिसमें सारी बातें आ रही हैं जो भी हमने किया, ये बहुत ही छोटा है। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट पिलर है जो मैट्रिसेस एंड टारगेट्स का है, वो आखिरी है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का पिलर बहुत ही आसान है। ये पिलर क्या कहता है, बताइए रिस्क कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, बताइए उनको कैसे असेस और प्रायोरिटाइज करते हैं, और वो इंटीग्रेटेड हैं, और बताएं इनकी मॉनिटरिंग कैसे होती है। बस इतना बता दें, हम खुश हो जाएंगे, आपने फिर हक अदा कर दिया। अब इसकी एग्जांपल्स खोलें, एग्जांपल्स भी होने चाहिए। एग्जांपल बोर्ड रिजेक्टिंग एग्जांपल रिस्क मैनेजमेंट, ये आ गए। ये देखें, एंग्रो की रिपोर्ट से एक एग्जांपल उठाई है हमने, इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट। अब ये अपने फ्रेमवर्क में, ये भी 2024 की रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट है। ERM फ्रेमवर्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर। वो कहता है इट इंश्योर सिस्टमैटिक अप्रोच टू आइडेंटिफाइंग, ओवरऑल ERM की बात कर रहा है कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन वाइड एक रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है, जिसके तहत हम इदारे को डिफरेंट लिक्विडिटी रिस्क है, आपका करेंसी रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, जो है ना सप्लाई का रिस्क है, टेक्नोलॉजी रिस्क है, उसमें हम सारे रिस्क असेस करते हैं। और ESG रिस्क आर एम्बेडेड विद इन द फ्रेमवर्क, उसी के साथ वो एम्बेडिंग आ रही थी कि अलग से नहीं हो रहा है, ESG रिस्क उसी पार्ट का हिस्सा है। इंश्योरिंग दे आर असेस्ड विद द सेम डिसिप्लिन एज ऑपरेशनल, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक रिस्क असेस होते हैं, उसी के साथ ही, उसी रिगर के साथ हम इनको भी करते हैं। हमारा रिस्क आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन के बारे में, ये हेडिंग ऐसे उन्होंने नहीं दी, मैंने दी है, इन पैराग्राफ में उन्होंने इसका जिक्र किया है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज कंडक्टेड थ्रू फैसिलिटेटेड वर्कशॉप्स करते हैं हम इसकी स्पेशल at both group and subsidiary levels, engaging cross-functional teams। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग टीम भी लाते हैं, इंजीनियरिंग टीम को भी बिठाते हैं, फाइनेंस को भी बिठाते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं। दीज सेशंस आर इन्फॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिट्स, रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स, स्टेक होल्डर इनपुट्स एंड इमर्जिंग ग्लोबल ट्रेंड्स। उसमें हम ऑडिट को कहते हैं कि आपने क्या रिस्क आइडेंटिफाई किए, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट से पूछते हैं रेगुलेशंस क्या आ रही हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर के इनपुट्स क्या हैं, ग्लोबल ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करके फिर आइडेंटिफाई करते हैं। मटीरियल ESG रिस्क आर आइडेंटिफाइड अलॉन्गसाइड ट्रेडिशनल रिस्क टू प्रोवाइड होलिस्टिक व्यू ऑफ एंग्रोस रिस्क लैंडस्केप। रिस्क आर इवैल्यूएटेड, अच्छा आइडेंटिफाई ऐसे होते हैं, असेस प्रायोरिटाइज कैसे होते हैं, बेस्ड ऑन इम्पैक्ट एंड लाइकलीहुड। इम्पैक्ट फाइनेंशियल भी, रेपुटेशनल भी, ऑपरेशनल भी, और लाइकलीहुड क्या है कि ऑपरेशन बंद कर सकता है, ब्रांड इमेज को तबाह कर सकता है, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा लॉस दे सकता है, और एंड आर प्लॉटेड ऑन रिस्क हीट मैप। वो हीट मैप यही बनता है, हाई लो, वो आपने देखे होंगे रिस्क हीट मैप्स, नहीं देखे तो मैं आपको दिखा दूंगा, बता दीजिएगा मुझे। दिस इनेबल, जिसने भी इंटरनल ऑडिट में काम किया है या अभी आपने एक्सटर्नल ऑडिट में भी जब आप रिस्क रेटिंग्स करते हैं तो रिस्क हीट मैप बनाते हैं लाइकलीहुड और इम्पैक्ट से। तो जहाँ ये दोनों चीज़ें हाई होती हैं वो रेड एरिया होता है, फिर बीच में एक येलो एरिया होता है, फिर ग्रीन लो रिस्क एरिया होता है, वो हीट मैप बनता है ऐसे। दिस इनेबल्स, और रेड वाली चीज़ें प्रायोरिटाइज्ड होती हैं, वो हाई रिस्क चीज़ें होती हैं। दिस इनेबल्स, जिसमें इम्पैक्ट भी हाई है, लाइकलीहुड भी हाई है। दिस इनेबल्स प्रायोरिटाइजेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन, उसी की बेसिस पे प्रायोरिटाइजेशन रिसोर्स एलोकेशन होती है। 2024 में इसी बेसिस पे ये रिस्क हाई प्रायोरिटी हुए, क्लाइमेट रिस्क, वाटर स्टार्स रिस्क, सप्लाई चेन रेजिलियंस, एनर्जी सिक्योरिटी एंड ट्रांजिशन, ये 4 रिस्क निकले। इंटीग्रेशन कैसे है, द बोर्ड रिस्क कमेटी, और फिर बाद में नेचुरली इनकी एक एक स्ट्रेटजी पिलर के तहत फिर जाके इसकी रिस्क, इसके बिजनेस वैल्यू चेन इम्पैक्ट, स्ट्रेटजी के इफेक्ट्स और फाइनेंशियल इफेक्ट्स, फिर इसकी रेजिलियंस टेस्टिंग की होगी, इन चारों की उन्होंने। The board risk committee oversees the ERM framework and reviews the group's risk profile। ये गवर्नेंस से लिंक्ड हो गया। जो गवर्नेंस में आपने बताया ना कि ये ओवरसाइट कमेटी है, ये इन रिस्क को देखती है, और ये ERM फ्रेमवर्क को भी इसी को देखती है। ESG रिस्क आर एन स्टैंडिंग एजेंडा आइटम्स होते हैं। द कमेटी इंश्योर्स दैट मिटिगेशन आर अलाइंड विद एंग्रोस सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ये कहानी है। बस इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये रिस्क ERM को कौन ओवरसी कर रहा है जी, बोर्ड की रिस्क कमेटी ओवरसी करती है, और ये ESG रिस्क को भी देखती है अलॉन्ग विथ, ऐसे मॉनिटर होते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन लिखती हैं कि जी हमने उसके KPIs एंड मैट्रिसेस बनाए हुए, वो हम बोर्ड को प्रेजेंट करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। जब लिखते हैं तो फिर करना भी पड़ता है। तो इम्प्रूवमेंट वाया डिस्क्लोजर, ये है थीम। सिनेरियो एनालिसिस एंड फॉरवर्ड असेसमेंट कैसे करते हैं, वो कहता है वी कंटिन्यू टू एम्प्लॉय ये सिनेरियो एनालिसिस टू असेस दिस
ये उसी सिनेरियो एनालिसिस से हो गया। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IEA नेट ज़ीरो इमिशंस सिनेरियो, डिलेड ट्रांजिशन सिनेरियो यूज़ करते हैं, जो हमने ऊपर देख भी लिया उनका रेजिलियंस में। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग कैसे होती है? ईच मटीरियल रिस्क हैज़ एन असाइंड ओनर, वो कहते हैं। एक गवर्नेंस से भी लिंक्ड हो गया मॉनिटरिंग इंटीग्रेशन, और यहाँ स्पेशली मॉनिटरिंग में उन्होंने एक जुमला लिखा था, इसलिए मैंने ये हेडिंग दी है, एक पैराग्राफ, कि ईच मटेरियल रिस्क एज एन असाइंड ओनर, हर रिस्क का एक ओनर बना देते हैं हम। बड़ी ज़बरदस्त ये है ना, ये बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है कि हर रिस्क का एक ओनर, एक आदमी को जिम्मेदार बना दें। वो एक जो है ना, चाहे वो एक रिस्क दे दें, लेट से आप चीफ अपने इंजीनियर को, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हेड को, एक प्रोडक्शन हेड को बना दें, एक का ओनर फाइनेंस के हेड को बना दें, तो उनकी जिम्मेदारी करेंगे, वो खुद ही ड्राइव करेंगे उनके जो है ना जितने भी प्रोग्रेसेस हैं और स्ट्रेटजी को। हैज़ एन असाइंड ओनर एंड इज ट्रैक्ड थ्रू की इंडिकेटर्स। प्रोग्रेस ऑन रिस्क मिटिगेशन इज रिपोर्टेड टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड बोर्ड। आवर डिस्क्लोजर्स आर अलाइंड विद कह रहे हैं S1 एंड S2 एंड TCDF टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट थी ये, एंड लोकल रेगुलेटरी, अब तो ये ख़त्म हो गए TCFD, ये सब S1 S2 में अब मर्ज हो गए, एंड लोकल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग दोस ऑफ द SCCP। SCCP की रिक्वायरमेंट्स भी एक्चुअली अब S1 एंड S2 की ही हैं। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम PSO की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट से। PSO क्या कहता है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में? PSO इंटीग्रेट्स ESG रिस्क इनटू एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, जो कि रिक्वायरमेंट भी है कि आप बताएं कि कैसे इंटीग्रेटेड है। द बोर्ड रिस्क कमेटी ओवरसीज द आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड मिटिगेशन। इसने ऊपर ही बता दिया कि इसका अल्टीमेटली बोर्ड की रिस्क कमेटी इनको रिस्क मैनेजमेंट में देखती है। बाद औकात लिख सकते हैं कि जी सस्टेनेबिलिटी रिस्क बोर्ड सस्टेनेबिलिटी कमेटी के पास जाते हैं। यूँ अगर वो बनी हुई है तो उसके थ्रू आप कर रहे होंगे ओवरसाइट। जो भी गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो यहाँ भी आएगा जो देख रहा है। स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस इन्वॉल्विंग रिस्क वर्कशॉप्स, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन एंड एक्सटर्नल बेंचमार्किंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई हाउ दे आर आइडेंटिफाइड। उसने बता दिए वो प्रोसेस है, रिस्क की वर्कशॉप्स होती हैं, स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस करते हैं और एक्सटर्नल बेंचमार्किंग भी करते हैं कि बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्या कर रही हैं, क्या रिपोर्ट कर रही हैं। कोई ऐसा रिस्क तो नहीं है जो बाकी देख रही हैं और हम नहीं देख पा रहे। मटीरियल रिस्क क्या आइडेंटिफाई हुए? उसने कहा ये आइडेंटिफाई हुए ट्रांजिशन रिस्क, फिजिकल क्लाइमेट रिस्क, वाटर रिसोर्स रिस्क, एनर्जी सिक्योरिटी एंड प्राइस वॉलेटिलिटी, सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट। हर एक का बताया है। रेगुलेटरी शिफ्ट टुवर्ड्स लो कार्बन, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ऑपरेशंस इन वाटर स्ट्रेट्स रीजन्स, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स इम्पैक्टिंग, क्योंकि सप्लाई चेन एनर्जी की ये तो इम्पोर्ट भी करते हैं, बाद औक़ात फिनिश प्रोडक्ट्स और क्रूड इम्पोर्ट होता है, तो एनर्जी सिक्योरिटी एंड उसकी वॉलेटिलिटी ऑयल प्राइसेस की बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रिस्क है इनके लिए। ट्रांजिशन रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है, ऑयल एंटिटी है, लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स, फॉसिल फ्यूल, ये बहुत बड़ा रिस्क है इनके लिए, ये बहुत बड़ा रिस्क है इनके लिए। और ऑफ कोर्स कम्युनिटी एक्सपेक्टेशन, सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट। रिस्क असेसमेंट कैसे होती है? आर असेस्ड, अगेन देखें वो हीट मैप पे ही होते हैं, इम्पैक्ट, सीवियरिटी एंड लाइकलीहुड। असेसमेंट तो आप 90% प्लस ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे वो इसी बेसिस पे होती है, इम्पैक्ट एंड लाइकलीहुड, एंड विजुअलाइज थ्रू अ कॉर्पोरेट रिस्क हीट मैप। ESG रिस्क आर इवैल्यूएटेड यूजिंग द सेम क्राइटेरिया एज ऑपरेशनल फाइनेंशियल रिस्क एंड इंटीग्रेटेड डिसीजन मेकिंग होती है। सिनेरियो एनालिसिस हम करते हैं। PSO हैज कंडक्टेड प्रिलिमिनरी क्लाइमेट सिनेरियो रेफरेंसिंग IEA's अगेन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज नेट जीरो बाय 2050 और NGFS, ये दो बड़े फेमस फ्रेमवर्क हैं। नेटवर्क फॉर ग्रीन, ये पहले भी आया था हॉल सिम्स की, उसमें नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, scenarios to evaluate potential financial impacts under different transition pathways. This analysis informs strategic resilience planning. गवर्नेंस एंड ओवरसाइट ऐसे होती है। BRMC रिव्यू करती है सस्टेनेबिलिटी रिस्क प्रोफाइल, क्वार्टरली बेसिस पे मैट्रिसेस बोर्ड को दिखाए जाते हैं और एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन के साथ भी लिंक्ड हैं। PSO एस्टेब्लिश्ड, फिर उसने कहा डेडिकेटेड सस्टेनेबिलिटी स्टीयरिंग कमेटी है, मैनेजमेंट की कमेटी है, टू इनहांस फोकस ऑन ESG टारगेट डिलीवरी। तो ये रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या बातें आ गई। गवर्नेंस एंड ओवरसाइट, हाउ दे आर मॉनिटर्ड, वर्ड मॉनिटर्ड नहीं है, कई मॉनिटरिंग का वर्ड यूज़ कर लें। सिनेरियो एनालिसिस, रिस्क कैसे आइडेंटिफाई होते हैं और कैसे असेस एंड प्रायोरिटाइज होते हैं, यही बातें थीं जो कि इसमें थी। मैं हम खोल लेते हैं दोबारा। रिस्क मैनेजमेंट ये क्या क्या था? आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और असेस करेंगे। असेसमेंट जनरली थ्रू हीट मैप्स होती है।
प्रायोरिटाइजेशन असेसमेंट के बाद उसी की बेसिस पे होगी। और इंटीग्रेशन विद ERM, हर जगह हर एक नई वर्ड यूज़ किया हुआ है, दे आर इंटीग्रेटेड विद ERM। ESG रिस्क ऐसे ही असेस होते हैं जैसे बाकी फाइनेंशियल ऑपरेशनल रिस्क असेस होते हैं विद सेम रिगर। और करते कैसे हैं? थ्रू वर्कशॉप्स करते हैं। टिपिकल लैंग्वेज आपको मिलेगी। इंटरनल वर्कशॉप्स भी करते हैं, एक्सटर्नल कंसल्टेशंस भी करते हैं, हॉरिजन स्कैनिंग भी करते हैं, कॉम्पिटिटर मार्केट एनालिसिस भी करते हैं उसके थ्रू। और इंटीग्रेटेड होते हैं। और मॉनिटरिंग थ्रू होती है जनरली थ्रू हमारी बोर्ड के थ्रू मॉनिटर होती है। आप मैट्रिसेस एंड KPIs का भी जिक्र कर दें। और सिनेरियो एनालिसिस अगर आप करना चाहें तो सिनेरियो एनालिसिस की भी बात उन्होंने की है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव असेसमेंट करते हुए सिनेरियो एनालिसिस का भी जिक्र है। सो दिस इज़ अबाउट इट। यहाँ तक इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? रिस्क मैनेजमेंट का पिलर छोटा सा पिलर है और इसकी स्टैंडर्ड मैंने आपको दिखा दी 2 एग्जांपल्स। मेरा ख्याल है हम तकरीबन 5 बज गए हैं, हम पौने 2 घंटे हो गए हमारे। आई थिंक दिस इज़ इनफ। यहाँ पे मैं क्लोज़ करता हूँ डिस्कशन को। एनी क्वेश्चन दैट यू मे हैव उनको आंसर करते हैं। फिर हम मैट्रिसेस एंड टारगेट्स को, जो आखिरी कंटेंट का पिलर है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं कि अनसर्टेनिटी एंड जजमेंट्स एंड एरर्स को कैसे हैंडल करेंगे, कंपेरेबल इन्फॉर्मेशन क्या होगी, छोटी छोटी और बातें। तो नेक्स्ट क्लास में या मैक्सिमम उसके अगली क्लास में इसके आप S1 को हम पूरा पढ़ लेंगे। फिर हम प्रैक्टिस पे आएंगे। फिर हम एग्ज़ाम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि मॉडल पेपर में क्या क्वेश्चन आए हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर वो जो आपका है कि ड्राफ्टिंग, क्वेश्चन को पढ़ना, समझना, आंसर ड्राफ्ट करना, ये सीखेंगे। इज दिस क्लियर? एवरीबडी विथ मी? ऑल सेट? आज आपको इस S1 का एसेंस नज़र आया होगा। एसेंस ऑफ S1 इज स्ट्रेटजी का पिलर। एवरीबडी विथ मी? ऑल सेट? जी अब्बास साहब, इनाम साहब, यू आर ओके? एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? सो अगर देयर आर नो फर्दर क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग इज क्लियर, तो फिर हम क्लास को कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारी होगी थर्सडे को, और उसमें हम मैट्रिसेस एंड टारगेट्स को कोशिश करके कवर करेंगे। और भी कुछ एरियाज कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 1 से 2 क्लासों में ही हमारा ये पूरा कवर हो जाए। फिर हम इसकी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी? और तैयार हो जाएं। नेक्स्ट उसमें कुछ हम MCQs भी करेंगे। हमने जो स्ट्रेटजी की, रिस्क मैनेजमेंट की पिलर्स की बातें की हैं, उसका कॉन्सेप्चुअल टेस्ट भी होगा। सी यू इंशाल्लाह इन अ नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।